अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, एवरीबॉडी, क्या हाल? ओके, सो आज क्या एक्सपेक्टेशन है जी? सानिया पिम्स पर तहकीकाती कमेटी आज अबूरी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सो दिस एवरीबॉडी हैज़ बीन वेटिंग फॉर इट। बात यह है हुमा कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक इतने मुतज़ाद बयानात हैं। आग कैसे शुरू हुई इस बात को लेकर आपने सही पॉइंट कोई आउट कहता है किया कि जी ऑक्सीजन सिलेंडर में चिंगारी भड़की, कोई कहता है शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई कहता है एसी का कंप्रेसर फट गया, एसी में से ब्लास्ट हुआ। मतलब जितने उतनी बातें। लिटरली ये वाली बातें हो रही हैं कि तारों का गुच्छा जो था ना, एक गुच्छा पड़ा हुआ था तारों का, जो कि घरों में भी होता है, हर जगह होता है और अस्पतालों में भी आ गया, उसमें कोई शॉर्ट अलगर्ज ये कि अभी तक आग कैसे लगी इसकी वजह सामने नहीं आ सकी है। तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी एक दायर की गई है, जबकि हुकूमत ने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद का ऐलान किया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने कल अस्पताल का दौरा किया। ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत है। ज़ाहिर है इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया गया। कमेटी ने वाक़े की अपने तौर पर तहकीकात का भी ऐलान किया। ऐसी इत्तलात भी हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश किया था। अच्छा, लेकिन कबूल नहीं हुआ वहाँ। और हामिद मीर ने कैपिटल टॉक में वज़ीर सेहत से जब इस्तीफ़े से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने ना तस्दीक की ना तरदीद की। एग्जैक्टली उनका क्या कहना था आप खुद ही समझ लें। क्या ये दुरुस्त है कि कल आपने वज़ीर आज़म साहब को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया? या आप मतलब आप मालूमात की बिना पर कह रहे हैं या जो है वो मालूमात मेरे पास इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ये भी पता है कि इस्तीफ़ा आपने हाथ से लिख के दिया है। पता नहीं क्यों हाथ से लिख के दिया है, हाथ से लिख के दिया ना आपने, और आपने टाइप करके नहीं दिया। और फिर शायद मैंने कहा वो एक स्पीकर कौमी असम्बली का फ़ैसला है, एक कोर्ट का भी फ़ैसला है कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा होना चाहिए। मैंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतना सोच समझ के फ़ैसला किया है, तो मैं भी ज़रा रुक गया जब मुझे पता चला कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी भी कीमत पे इस्तीफ़ा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा अगर कबूल ही नहीं हुआ तो मैं सवाल कैसे करूँगा, लेकिन आपने दिया तो है। तो आपको इतना ही मालूम है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए। तो जिसको जहाँ से आपने मालूमात हासिल की उनसे पूछे, मेरे पास का जवाब नहीं है। मैं किसी तो वैसे इतनी कोई स्माइल करने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन एनीवे आपको बताएं कि एक और मसला मुतासरा ख़ानदान हैं जो बच्चों की शनाख्त के लिए DNA कराने का मुतालबा भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है, वालिदैन का बेसिकली वो समझते हैं कि शनाख्त के बगैर मैयतें जो हैं वो हवाले की गई हैं। और उधर सानिया पिम्स पर वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी के अमले से तहरीरी बयानात तलब किए हैं और नर्सरी की CCTV का रिकॉर्ड जो है वो कब्ज़े में ले लिया है। हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी आज यानी जुमा अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और बहुत सी चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। हाउएवर आई हैव लॉस्ट काउंट अब्दुल्ला के 3 कमेटीज़ तो हैं। पहले 2 बनी थी, फिर वो ख़त्म हो गई थी, फिर एक ही वज़ीर आज़म ने जो बनाई थी उसी को इख्तियारात दिए गए थे। फिर एक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत है, जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर की हुई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत अपनी इंटरनल कमेटी भी बनाई हुई है। देखिए खैर इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो दो सारी अलाइन करती हैं या क्लैश करती हैं, होता क्या है, बिकॉज सारी अपनी अपनी तहकीकात कर रहे होंगे। शायद खान साहब बड़े नेक नाम गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो रिटायर्ड हैं, पहले भी बड़ी अहम इंक्वायरीज वो कर चुके हैं और वो मामले को बड़ी बारीकी से, तो शायद खान साहब की सरबराही में कमेटी कायम की गई है जिसने 48 घंटे में इनिशियल रिपोर्ट देनी है। वो आज शाम किसी टाइम पे मिल जाएगी। उसके मुताबिक फिर जो दीगर हैं इक़दाम इसमें किए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ कल मीटिंग ली बल्कि आज दोबारा इसका जो पार्ट 2 था कि किस तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें फर्दर इंश्योर किया जाए कि जो पोस्ट इंसिडेंस इमरजेंसी मेजर्स हैं वो किस तरह से इन प्लेस होने चाहिए और किस तेजी के साथ रिस्पांस होना चाहिए। जो वीडियो फुटेज से अब इंक्वायरी कमेटी देख रही है कि आया इतना रिस्पांस टाइम था कि उन बच्चों को न्यू नेटल जो सर्वाइव ही उस ऑक्सीजन पे कर रहे थे और उस IV लाइन पे, क्या उन्हें रिमूव करके किस तरह से उनकी जानें बचाना थी। ये वो टेक्निकल सवालात हैं मेरे ख्याल में जिन पे हमें किसी किस्म की प्रेडिक्शंस नहीं देनी चाहिए या क्या फराई से काम नहीं लेना चाहिए।
अब दूसरी तरफ ये हाल है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स भी अपनी जिम्मेदारियां तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वैसे वो एक अलग ही लेवल पे हैं जहनी तौर पर भी और शायद अलग लेवल पर फाइज भी हैं। क्या कॉन्फिडेंस है उनका? उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब एक किसी में अखलाकी जरूरत होती है ना, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस्तीफे की बात आ रही है, उन्होंने दिया, पेश किया, हेल्थ सेक्रेटरी को तो पहले ही निकाल दिया गया, हेल्थ सेक्रेटरी को अपने ओहदे से फारिग कर दिया कि कह रहे हैं जी मैंने देना ही नहीं है इस्तीफा। क्यों, क्या वजह है? तो इनकार तो उन्होंने कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए अपनी कमेटी भी बना दी है, वो तो हमने आपको बताया ही है। और कल एक तशवीशनाक इंकशाफ ये हुआ कि पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद नहीं था। वेट करें ज़रा, पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद ही नहीं, वो तो फायर सेफ्टी का निज़ाम ही मौजूद नहीं था ना, बेसिकली यही कहने की मतलब है। वैसे हमारे यहाँ ये तो आई एम श्योर सबको पता होगा ना कि मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल्कुल अलग फील्ड होती है और डॉक्टरी एक बिल्कुल अलग फील्ड होती है। मतलब दुनिया में मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रियां एक्सपर्टीज अलग होती मतलब हैं मास्टर्स और PhD इसमें होता है। जो डॉक्टर चला रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और ये मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू डू दैट। तो आप उसमें भी डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। आप उसमें अस्पताल चलाने का जो निज़ाम होता है, आपको डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात आपने वैसे यहाँ इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अस्पतालों और लेबॉरेटरीज़ और क्लिनिक्स को फायर सेफ्टी इंतजामात जो हैं उनके बगैर लाइसेंस दिए गए हैं, ये भी पता चल रहा है। और ख़ुद अथॉरिटी के अपने दफ्तर में भी फायर सेफ्टी का नाकिस इंतज़ाम सामने आया है। अंदाज़ा करें आप सर। पिम्स में 14 बच्चों की हलाकत पर तहरीक इंसाफ हुकूमत को सर्टनली आड़े हाथों ले रही है और इसमें अपनी सियासत की झलक भी वाज़ेह नज़र आ रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सानेहा पिम्स को भूल नहीं सकते। अभी तो खैर हुआ, हमने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी तगो दो का ऐलान किया है, लेकिन सिर्फ ये 27 सितंबर की बात नहीं है। उससे पहले हर रोज अब हम पर वाजिब है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम इस निज़ाम को आईना दिखाते रहेंगे, हम बुरे को बुरा कहते रहेंगे, हम उन 14 बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हम हर उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जिसको खुराक नहीं मुयस्सर, जिसका ज़हन, जिसका जिस्म इन्होंने चुरा लिया है। सोहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं कराची, एक बार फिर आ रहे हैं कराची। जो बुलंद बांग दावे किए जाते हैं यहाँ की हुकूमत के हवाले से, वो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, हम अवाम दोस्त हैं, तो हम देखेंगे उस दिन अवाम के साथ क्या सलूक होता है कराची शहर में। अच्छा, जब भी कोई हादसा होता है ना, तो यही देखा गया है कि सरकारी अफसरान कानूनी पेचीदगियों और कमज़ोरियों का सहारा लेकर बच जाते हैं और बहुत हो तो ट्रांसफ़र वगैरह इस किस्म की चीज़ें कुछ हो जाती हैं। हाँ, मतलब फॉर दैट मोमेंट पिम्स सानेहा पर हुकूमत ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कह तो रही है, लेकिन जिस तरह का निज़ाम हमारे यहाँ मौजूद है, लगता नहीं है कि कोई मिसाल जो है वो कायम होगी। सो दावे बड़े बड़े आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी आ रही हैं, बट व्हाट हैपन्स? पता निज़ाम की जब बात आती है ना, तो मुझे फिर वो क्या याद आता है? जो रिसेंट एक बयान मशहूर हुआ था वज़ीर दाखिला के कि सिस्टम उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि फ़ेल हो चुका है। और चूँकि यहाँ भी फायर की बात हो रही है, सब फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और ये पिम्स वाक़े के बाद जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं ना, इस सिर्फ मैं कहता हूँ ओवरऑल सिस्टम को तो छोड़ दीजिए, इस एक अस्पताल का सिस्टम कितना फ्लॉड था है ये आया है। बहुत अरसे से था ये, तो आग ने ना हर चीज़ को ज़रा उजागर कर दिया है। अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक और बात जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जी DNA, अब यूजुअली ये होता है कि एक इंक्यूबेटर में एक ही बच्चा होता है, या सरकारी अस्पताल में चूंकि वसाइल कम होते हैं तो एक में 2 भी हो सकते हैं, तो इंक्यूबेटर्स के ऊपर भी नाम लिखे होते हैं, सो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान होती है। लेकिन अगर चीज़ जल जाए तो कैसे पता चले? नाम अगर है इंक्यूबेटर के ऊपर, वैसे उसमें इंक्यूबेटर्स वगैरह नहीं। अरफा से पूछते हैं, अरफा ये जो डिमांड की जा रही है जायज़ डिमांड है? वैसे तो पता नहीं किस हालात में बच्चों की जो मैयतें हैं वो वालदैन को दी गई हैं, लेकिन उनमें से बहुत से वालदैन हैं जो कह रहे हैं कि DNA करके बताएं, विच मीन्स कि उनको यकीन नहीं है कि जो बच्चा उनको मिला है, जो बॉडी उनको मिली है, रादर वो उनके बच्चे की है। जी हुमा, देखें ये प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो ये सानिया हुआ है उसमें जितनी भी इंक्यूबेटर्स और सारा कुछ जो मामलात थे अंदर कमरे के वार्ड में, वो सब कुछ जब झुलस चुका है, वो मेल्ट हो चुका है। उसमें आइडेंटिफिकेशन जब वो हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली। आइडेंटिफिकेशन अगर किसी भी लाश की अगर की जाती है तो वो जली अगर होती है तो उसमें कोई ज्वेलरी उसने पहनी होती है या कोई आइडेंटिफिकेशन कोई ना कोई चीज़ जो है वो उसकी कपड़े की होती है। ये तो बच्चे थे, इनको एक ही तरह के जो कपड़े भी पहनाए गए थे और सारा कुछ जो वहाँ
कमरे में था मौजूद आला, वो सारा कुछ जो मेल्ट हो चुका है। तो आइडेंटिफिकेशन भी तकरीबन जो है वो इसमें 4 से 5 घंटे लगे थे और तब तक तमाम जो ये बच्चे थे उनको अपने लवाहिकीन को जो वो मिल गए थे। तो उनका ये मुतालबा तो जायज़ है कि इनका DNA करवाया जाए, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे का जो दौरानिया होता है इसमें DNA होना, उसकी रिपोर्ट आ जाना, वेरीफाई हो जाना, ये तो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं तो है। वैसे अस्पताल ने क्या बताया आरफा कि उन्होंने क्या प्रोसेस इख्तियार किया? बाज़ बच्चे झुलस, मतलब ये भी पता लग सके, ये बाज़ के बारे में तो ये बताया गया ना कि ऑक्सीजन पाइप्स के ज़रिए धुआं चला गया एंड दे एक्सपायर्ड, और वो झुलसे नहीं थे, एज इन जले नहीं थे। लेकिन क्या ऐसे भी बच्चे थे जो बिल्कुल झुलस गए थे, अनआइडेंटिफाइबल बॉडीज़ थी? सो किस तरह अस्पताल ने ये डिटर्मिन किया कि हाँ जी ये इसके बच्चे हैं या इनके पेरेंट्स ये हैं? देखिए, जो इसमें हमने लवाहिकीन से भी बात की है तो उन्होंने कोई इतना ज़्यादा इस पर बताया नहीं। उनकी सिचुएशन इस तरह की नहीं थी कि वो इस पर कुछ बात कर सकें या आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बता सकें ये कैसे किया है। पिम्स इंतज़ामिया की अगर बात करें तो वो तो बिल्कुल खामोश हैं, वो 2 दिन से बिल्कुल खामोश है। उन्होंने सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ जो वो सामने आई थी जिसमें उन्होंने एडमिट कर लिया था कि ये गलती हुई है और इसमें जो है सिलेंडर इसमें ब्लास्ट किया, ऑक्सीजन की वजह से जो वो आग फैल गई थी। उसके अलावा उनके तमाम जो ऑफिसर्स भी थे उनसे भी हमने बात की, बिल्कुल वो खामोश है, इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे। एक ही बात उन्हें मेरे ख्याल से रटाई गई है कि ये जो रिपोर्ट जब आएगी तो उस पर जो मज़ीद आम इंकशाफात उसमें होंगे। उस रिपोर्ट का अब इंतज़ार है, वो कब आएगी। आज मुमकिन तौर पर शाम तक वो रिपोर्ट आ जाएगी या वो जमा हो जाएगी वज़ीर-ए-आज़म के पास, उसके बाद वो पब्लिक जो वो करते हैं या नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरी तरफ ना मैं अमले से जो है वो बात हमने की, यहाँ जो पिम्स में रोज़ जो यहाँ शिफ्टों की सूरत में जो है वो ड्यूटी करते हैं, तो AC जो है ना, AC का मामला, जो AC मेंटेनेंस का मामला है, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर आप लोग जो वो बात क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या AC के क्या एक ये ख़राब था या ये मुतअद्दिद जो ख़राब होते रहते। तो उन्होंने कहा कि ये वाक़यात स्पार्क के ये यूजुअली यहाँ होते रहते हैं और जब ये वाक़यात होते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसको कह दिया जाता ठीक है जी ये स्पार्क हो गया है तो इसको नज़रअंदाज कर दें, और नज़रअंदाज जो वो कर दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अरफा, ये बताएं, ये इसके पास है ये मेंटेनेंस का, ये प्लीज कंप्लीट हिज थॉट, लेट हिम कंप्लीट। अच्छा, इसी पे पूछना था कुछ, पर ये ठेका किसके पास है? हाँ, मेंटेनेंस का जो ठेका किसके पास है? तो उन्होंने कहा ये पिम्स इंतजामिया के पास ठेका नहीं है, इसका ठेका जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, वो इसकी ऑडिट करती है, वही सब कुछ इसके मेंटेनेंस करती है। मैंने पूछा जी कब ये मेंटेनेंस करते हैं, क्या ये रेगुलरली हर महीने करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, रोज़ करते हैं? कहते हैं हमें तो यहाँ जो है वो नज़र नहीं आते। यूजली हम यहाँ स्टाफ होता है 8 घंटे की, हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, हमें कभी भी जो वो इस तरह नज़र नहीं आए। फिर मैंने कहा AC की सूरत हाल क्या है यहाँ अंदर? कहते हैं ये जो आपके सामने लगे हुए ना वार्ड के, वो तो आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन जो अंदर ACs लगे ना उनकी तारें जो है वो कुछ की बाहर निकली हैं और वहाँ से स्पार्क होता रहता है। मतलब वो इतना खस्ता हाल ACs हैं। इवन को उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि यहाँ जो पिम्स का बजट बनता है उसमें जो नए ACs इनको दिए जाते हैं वो यहाँ नहीं लगाए जाते, वो कहीं और ही जो लगाए जाते हैं। तो ये रिपोर्ट में अब सब कुछ आएगा कि ये जो सारा बजट है एक साल में जो 7 बिलियन का बजट है वो आखिर किधर लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, और एक्चुअली जो कभी पिम्स गया भी हो तो उसको भी बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाए कि जो AC चल रहे हैं वो भी बहुत पुराने हैं, एंड वी कैन ओनली इमेजिन कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो वो ऑडिटिंग में, अकाउंटेबिलिटी में ये बात ज़रूर आनी चाहिए, बिकॉज अब्दुल्ला इसीलिए तो अभी तक डिटर्मिन भी नहीं हुआ कि आग किस तरह लगी थी। ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी ना उनकी। एक तो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया का मौक़िफ़ है, फिर बाज़ लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे तहकीकाती कमेटी के या कौमी असम्बली की कमेटी जो गई थी उनको कुछ मुख्तलिफ बयानात सुनने को मिलते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि वो, अब हमें ज़रा थोड़ा सा समझा दें कि वो कितना एरिया है जो जला है। हम एक नर्सरी को सोच रहे हैं, लेकिन वो वार्ड तो गायनी वार्ड था। पिम्स इज़ अ वेरी बिजी हॉस्पिटल, तो क्या अब उन्होंने वो वार्ड ही बंद कर दिया है? वहाँ के पेशेंट्स और इमरजेंसी, मतलब वो लोग किधर जा रहे हैं? अब उन्होंने कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की है? गायनी का वार्ड है या डिपार्टमेंट है, वो कहाँ चल रहा है? देखें, जो मैटरनिटी के केसेस हैं ना वो तो पिम्स ने लेना जो है वो बंद कर दिया है। कोई भी मैटरनिटी के जो केसेस थे पहले से ही वो सिर्फ थे, जैसे जैसे वो केस सॉल्व हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, उनको वो वापस भेज रहे हैं। उसके बाद कोई भी मैटरनिटी का केस यहाँ नहीं ले रहे। वार्ड की जहाँ तक बात की जाए, वार्ड जो इस टाइम बंद है, लॉक की गई है। मैंने उसका जो अंदर स्टाफ था उनसे पूछा ये वार्ड है कितनी बड़ी, तो उन्होंने कहा जितनी वार्ड बड़ी होनी चाहिए, जो आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी वार्ड होगी और वहाँ 14 या 15 जो है वो बच्चों को वहाँ रखा जाएगा, तो उस हिसाब से भी
वार्ड बहुत छोटी है, वो तकरीबन एक कमरा है और वो छोटा कमरा आप जो वो कहलाया जाएगा, वो इतनी कोई बड़ी जगह नहीं है, तो उधर भी एक सवालिया निशान है। दूसरी आगे पीछे जो वार्ड्स हैं वहाँ तो नॉर्मल जो सिचुएशन है वो चल रही है, मरीज़ भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक मैं आपको बताता चलूँ बात कि ये तो चलें वार्ड इन्होंने इस टाइम जो है ना मुकम्मल तौर पे सील की है, अंदर किसी को भी जाने नहीं दे रहे, इवन के जो मरीज़ के मेंबर्स हैं उनको भी जो वो बाहर आज बैठना पड़ रहा है, अंदर जिसका केस होता है सिर्फ वही जाता है। मुश्किलात शहरियों को काफ़ी ज़्यादा सामने है उसके। मैंने सोचा कि चलें ये बाकी वार्ड्स में जाकर चेक करते हैं कि क्या वहाँ ये फायर एक्सटिंग्विशर्स या सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ हैं या नहीं है। तो मैं सामने ही बिल्कुल इसके जो है वो एक OPD है, वहाँ मैं गया, पहली स्टोरी दूसरी स्टोरी मुझे कोई भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर नज़र नहीं आया। मैं फिर कहा कि चलें ये अगर इस OPD में नहीं है तो शायद कोई और वार्ड में हो सकता है। मैं उसके सामने एक और चिल्ड्रन वार्ड में गया, वहाँ जब गए तो वहाँ भी कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर या कोई भी इस तरह की सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो नज़र नहीं आए। तो ये सवालिया निशान है जी, 7 बिलियन जो बजट है वो किधर लगता है, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं मेन चीज़ उस पर जो है यहाँ पैसा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरफा ये भी बताइए, डेफिनेटली ये भी वो सवाल हैं जिनके जवाब जो है ये तहकीकाती कमेटियाँ जो इतनी बन गई हैं कि कोई ना कोई तो ये सवाल भी उठाएगा, और ये तो बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। अच्छा, अब ये बताएं कि 14 बच्चे झुलस गए, हमें पता है कि वो इंटेंसिव केयर यूनिट था, इंक्यूबेटर में बच्चे थे ज़्यादातर, सारे बच्चे जो पैदा होते हैं दे डोंट नीड टू बी इन द इंक्यूबेटर। तो और भी मतलब तादाद क्या थी टोटल बच्चों की? डॉक्टर शाजिया का एक बयान आया था कि 40 बच्चे थे, फिर बाज़ को निकाल लिया गया, बाकी सारे ज़ाहिर इस वार्ड में थे, उनमें से सिवाय एक के सभी जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, लेकिन बाकी इर्द गिर्द जो एडजेसेंट वार्ड्स थे वहाँ से रेस्क्यू किया गया था बाकियों को। देखिए जो इस वार्ड में थे वो 15 बच्चे थे, 14 जो है उसमें झुलस गए, एक जो है वो उसमें से बचाया गया। CCTV फुटेज फिलहाल जो सामने नहीं आई, लेकिन जो CCTV फुटेज देखने वाले हैं हमारे ज़राए, उनसे मैंने कंफर्म किया है कि जो CCTV कैमरा जो लगा हुआ था वो उस लॉबी में लगा हुआ था, नर्सरी के जो अंदर वार्ड के अंदर जो है वो CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ। सिर्फ ये निशानदेही हो रही है कि कोई ब्लास्ट सा हुआ है, कोई आग सी एकदम से बाहर आई है। उस CCTV मैंने पूछा कि कितने लोग आपको, कोई नर्स कोई स्टाफ आपको मेडिकल निकलते हुए नजर आया, तो उन्होंने कहा 2 जो है वो दो नर्सेज जो है वो नज़र आई थी, एक जो है वो भाग रही थी, एक ने कोशिश की थी अंदर झांकने की, और एक जो वो जो बेबी था वो बाहर को ले आए थे जिसको रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आया, वहाँ कोई मेडिकल स्टाफ जो है वो नज़र नहीं आया, और जो उस वार्ड के अंदर 4 AC जो है वो लगे हुए थे। अब उन चारों ACs की मेंटेनेंस क्या थी, नहीं थी, क्या हुई थी, अच्छा, ये दोबारा बताइएगा अरफा कि ये जो CCTV देखने वाले हैं, वैसे तो ये हम भी देख लें तो ज़रा बहुत सारी चीज़ें आया हो जाएं, लेकिन तहकीकाती कमेटी ने तो देख ही ली होगी। तहकीकाती कमेटी ने बाय द वे ये CCTV देख ली है, और क्योंकि आज रिपोर्ट पेश की जानी है वज़ीर आज़म को, सो क्या हम एक्सपेक्ट करें? ये तमाम शवाहिद की रोशनी में CCTV बयानात सब लिए गए। अब क्योंकि ये भी मतज़ाद इत्तलात थी कि नर्सों से जब बयानात लिए गए तो ऐसा लग रहा था कोई रटा रटाया बयान है जो एक ही किस्म की बातें कर रहे हैं सब लोग। देखिए ये तो बात सही है, जो पिम्स का जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें तो बिल्कुल होम्योपैथिक हमें का बयान जो है वो नज़र आया था। दूसरी तरफ प्रैक्टिकली देखा जाए, मैंने कल भी बात की ED पिम्स से कि आप एक इखलाकी तौर पे एक मोरल वैल्यूज़, मोरल ग्राउंड्स पर अगर आप इस्तीफ़ा दे दें, टेम्परेरी आप दे दें, अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है तो आप वापस जो है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन वो अपनी अटल हैं, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। उन्होंने भी यही बात की कि रिपोर्ट आएगी, उसमें जो फैसला होगा उसी के सामने रोशनी में फिर मैं कुछ कह सकूँगा। दूसरी तरफ मैंने फिर उसी टाइम यहाँ कचहरी भी एक लगाई गई है, टेंट लगाया गया, जहाँ जो नए सेक्रेटरी सेहत तैनात हुए हैं उन्होंने एक शहरियों के साथ सेशन किया, और जो जहाँ पिम्स का अमला है जिसमें ED पिम्स की सरबराही करते हैं, उन्होंने मीटिंग भी की उनके साथ, और वो सवालात तो पूछ रहे थे उनसे कि क्या यहाँ मामलात हैं, क्या इंतज़ाम है, वो ब्रीफ भी कर रहे थे। फिर मैंने उनके सामने जो है वो पूछा सेक्रेटरी सेहत से कि ये जो ED पिम्स हैं इनकी गफलत तो इनके अंडर हुई है, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कोई इस्तीफ़ा देगा, क्या आपने इनसे पूछा है कि आप ये इस्तीफ़ा दे दें? उन्होंने भी उनको कोई कैटेगोरी इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने ये बात की कि जो रोशनी में जो है वो वी गेट लेटेस्ट पिक्चर आपने बता दी है कि वेयर एवरीथिंग स्टैंड्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, एक और वाइल टॉकिंग टू अरफा, तो एक और बात याद आई कि इंक्यूबेटर्स के ना यूजुअली वो छोटे छोटे ऐसे कॉट्स सी होती हैं, उनके नीचे व्हील्स होते हैं। मतलब इफ देयर वाज मोर स्टाफ, इफ देयर वाज अ मोमेंट मोर, दे कुड हैव जस्ट पुश्ड देम अराउंड हमारे ज़हनों में, मतलब दे कुड हैव, शुड हैव, बहुत हम चले जाएंगे। और ये तो वही बातें हैं, CCTV आएगी तो पता चलेगा किसने क्या किया। नहीं है कोई CCTV कैमरा बाय द वे, बाहर जो कॉरिडोर है सिर्फ उसमें CCTV कैमरा है, सिर्फ उसी से आप। लेकिन उस कमरे से अगर मैंने खाली हाथ किसी को निकलते हुए देख लिया ना अब्दुल्ला, क्योंकि इसमें तो फिर क्लियर है ना कि आपने सुना ब्लास्ट हुए और आप भागे अपने लिए, मतलब 2 बच्चे साथ उठा लो। एनीवे, अब क्या ये बातें करनी। वी हैव अनदर गेस्ट, कुमार हमारे साथ हैं, सरबराह कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए सेहत। डॉक्टर साहब,
पहले तो ये बता दीजिए, आप भी गए, आपके दीगर कॉलीग्स ने भी दौरा किया, वहाँ आपने क्या हालात देखे, क्या नज़र आया, क्या आपको कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ सकी, क्या आप किसी को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं जो आप हालात देख कर आए हैं उसकी रोशनी में? हमने जब वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा, ईडी ने खास करके कहा कि वहाँ ये जो एसी है ये काफ़ी अरसे से ख़राब है, और जो गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट थी उन्होंने कहा है कि एसी से ये स्पार्क नहीं लगा था, ये स्पार्क वहाँ साथ में एक वायरों का गुच्छा था, उस वायरों के गुच्छे से स्पार्क निकला था। तो हमने उनको कहा कि ये एक स्पार्क है जो नीचे गिरेगा तो 1 मिनट में पूरे नर्सरी को, पूरे रूम को कैसे वो कवर करेगा, क्योंकि वहाँ जो ऑक्सीजन है वो पूरे रूम में पाइप के ज़रिए वो कंसील्ड होती है, और बच्चों को वो जिस बेड पे है वो ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में तो नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल वहाँ एकदम 1 मिनट में वो फायर हो। और नर्सों को हमने पूछा कि आप उस वक्त क्या कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को देख रहे थे। तो आपने स्पार्क देखा, तो उन्होंने कहा हमने स्पार्क देखा नहीं। तो फिर क्या आपने देखा कि अचानक सिलेंडर था, सिलेंडर पे ये जो है वो आग लगी थी। हमने कहा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पूरी लाइन बिछाई हुई थी, ऑक्सीजन की फिटिंग की हुई थी, तो वो सही तरीके से हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके। और हमारी पूरी कमेटी का ये वर्जन था कि फायर के सोर्स के हवाले से वो बिल्कुल हमें कोई जवाब नहीं दे सके, और जो ये कह रहे हैं वो सोर्स सही नहीं है। हमारा जो उस पर कंसर्न ये है कि ये एक पुरानी फिटिंग थी, और ये ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो फिटिंग साथ थी, और इन पे ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि इस नर्सरी को इनको शिफ्ट करनी थी। जो न्यू ब्लॉक था जहाँ नर्सरी थी वहाँ शिफ्ट करना था, इसके इंतज़ार में थे। इस हवाले से ये नर्सरी इन बच्चों के लिए फ़िट भी नहीं थी, तो इस हवाले से ये इनकी गफलत है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपने देखे, बहुत मल्टीपल हैं। डॉक्टर महेश, ये भी बताइएगा कि मामले में की तफ्तीश तहकीक वगैरह उसके लिए बहुत सी कमेटियां जो हैं वो बन चुकी हैं। वी हैव लॉस्ट काउंट कितनी है, अस्पताल ने अपनी एक बना दी है, आपकी असेंबली वाली कमेटी भी ये काम करेगी। जाहिर है कि बहुत कुछ सामने आएगा, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। क्या फिर भी इस मुतालबे को जायज़ समझते हैं कि अस्पताल की टॉप मैनेजमेंट और सेक्रेटरीज और वज़ीर वगैरह जो हैं वो इस्तीफ़ा दें? ये देखें, सेक्रेटरी के हवाले से जो डिसीशन हुआ है इसको हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सेक्रेटरी को यकदम ये सस्पेंड किया जाए। इसमें ज़्यादा जवाबदेह अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल की है वो है। और मिनिस्टर के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये मिनिस्ट्री होनी नहीं चाहिए। मिनिस्टर का यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है। वो आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर का कोई फंक्शन होता तो हॉस्पिटल्स का ये तो हाल नहीं होता। हम तो ये अभी बिल्कुल इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि ये एक होलनाक वाक़या हुआ है, ये एक खून के आंसू बहाने जैसा वाक़या हुआ है। हमको ये चाहिए कि हमें दूसरे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़ी एक पॉली क्लिनिक भी हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनके भी ये फायर सेफ्टी जो है सिस्टम वो देखना चाहिए कि वो सही है या नहीं। और हमारे बच्चों को बचाने के लिए भी हमें इकदाम उठाने चाहिए। ख़ास करके इसमें मैं जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के हवाले से, कमेटी के हवाले से IHRA जो इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी है उसको भी जवाबदार समझता हूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ कमेटी में हमने सब कमेटी बनाई थी, वो कोई काम नहीं कर रही। 2018 में ये एक्ट बना है, ये अथॉरिटी बनी थी, 18 से अब तक कोई काम नहीं किया है, किसी को लाइसेंस नहीं दिया है, किसी हॉस्पिटल को उन्होंने नहीं देखा है। हॉस्पिटल को विज़िट करना चाहिए, फायर का जो सिस्टम है वो देखना चाहिए। अगर वो ये काम करते तो ये कभी भी साना नहीं हो सकता। सब अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप लोग खुद भी हुक्मरान में हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, 18वीं तरमीम के बाद आपका ज़्यादातर काम इस्लामाबाद तक ही महदूद है। क्या किसी हद तक इसे अपनी कोताही या जिम्मेदारी भी आप लोग समझते हैं कि इन मामलात पे ज़रा चेक एंड बैलेंस आपको भी रखना चाहिए? एक अकाउंटेबिलिटी होती है तो निज़ाम भी बेहतर तरीके से चलता है। अकाउंटेबिलिटी होती है। देखिए, हम
इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम इस जमहूरियत को पार्लियामेंट को बचाने के हवाले से हैं और हुकूमत में हम नहीं हैं, कैबिनेट में हम नहीं हैं। आईने अहदे हमारे पास ज़रूर है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये मिनिस्ट्री जो है वो हमारे पास नहीं है, इस मिनिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है। 2000 जो 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट डिवोल्व हो चुका है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ये ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए, ये IHR सिस्टम सही होना चाहिए और इसके जवाबदार हम नहीं हैं क्योंकि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं, क्योंकि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। महेश कुमार, थैंक यू। लॉर्ड्स टेस्ट के हेलो, पहले दिन हेलो। इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 248 रन बना लिए और लॉर्ड्स में खराब मौसम के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ 61 और जॉर्डन कॉक्स 55 रन बनाकर नुमाया रहे। खराब मौसम के बायस पहले दिन सिर्फ 56 ओवर्स का खेल हो सका। मोहम्मद अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 और खुरम शहजाद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम में एक तब्दीली हुई, सलमान अली आगा की जगह बाबर आजम की वापसी हुई, वो तो हमने आपको कल बताया था। और सलमान अली आगा ने लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की क़यादत की थी जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी थी। मतलब काफी बुरी शिकस्त। मतलब इतनी पुरानी बात नहीं है कि हम रिपीट करें। क्यों रिपीट आपने मुझे करने दिया? राशिद भाई हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई, सबसे पहला सवाल, 248 इंग्लैंड ने बनाया, हमने कैसे उनको बनाने दिया? बिकॉज वी वर डूइंग ऑल राइट, हमसे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। कैचेस भी ड्रॉप हुए और एक फास्ट बॉलर शॉट से खेले। जब 3 बॉलर ने 5 आउट कर दिए थे तो 5 चौथे बॉलर की जरूरत थी और वहां पे समझता हूँ कि आमिर जमाल होते या उबैद होते तो फर्क पड़ता। और आपने बात की जॉर्डन कॉक्स ने 50 किए, स्मिथ की पार्टनरशिप सिर्फ 67 बॉल पे 50 रन किए उन्होंने। वो करंट टाइम था, 77 for 3 थे, 120 के ऊपर 5 विकेट गिर गए थे इनके। तो वहां से ऐड जो किए उन्होंने 128 और ऐड किए जिसमें बॉलिंग खराब की हमने। खुरम शहजाद सिलट से लेके ढाका, ढाका से लेके लीड्स और अब यहाँ पे तकरीबन 33 नो बॉल। अच्छा, वैसे आप चौथे बॉलर की बात कर रहे हैं तो किसको बिठाते और फिर किसको लाते, ये भी एक सवाल आता है ना। एक बैट्समैन आपका बैठता है ना वहाँ पे, आपका स्पिनर भी खेलता और एक बैट्समैन आपका ऑलराउंडर अगर खेलते आमिर जमाल को लेके आते तो रिप्लेस करते एक बैट्समैन की जगह। तो वो क्योंकि पिच की कंडीशन के लिहाज से अपनी टीम बनाई जाती है। ये बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की लेकिन एक सर्टेन टाइम है वहां तक बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिली वहां से। फिर आपको अली उस्मान को इस पिच पे लेके आना पड़ा। वहां पे उन्होंने एक तो रन आउट भी हो गया लेकिन वहां पे एक पेसर होता तो ज्यादा फर्क पड़ सकता था क्योंकि वो 120 में 5 आउट होने के बाद 248 हो जाना शायद ज्यादा रन बनाए मेरे नजर में, जो कि इंग्लैंड शायद खुश होगा। हमारे बैटिंग ऑर्डर के भी तो इश्यूज हैं राशिद भाई, शायद ये भी फैसला साजी में ये भी पॉइंट एक हो कि चौथा बॉलर इसलिए नहीं शामिल हो सकता क्योंकि बैटिंग लाइनअप कम हो जाएगा। फिर हम बैटिंग और बैटिंग बढ़ाते हैं तो बॉलिंग कम हो जाती है, बॉलिंग बढ़ाते हैं तो बैटिंग कम हो जाती है। तो बीच में एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, जो कि ऐसी पिचेस पे खेल सके जैसे बेन स्टोक्स था या एक जमाने में या कैरिस था या फहीम अशरफ की बात कर लेते हैं जो तेज बॉलिंग करके बैटिंग भी कर सके। यहाँ पे हमारे पास स्पिनिंग ऑलराउंडर होते हैं। नहीं तो माजी के अब्दुल रज़ाक के अब्दुल्ला ने जिक्र किया तो हमारे पास ऐसे रहे हैं एग्जांपल, अजहर महमूद भी थे। नहीं, उस जमाने में जो हमारे 3 फास्ट बॉलर थे उससे होने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास स्पिनर्स बहुत काम के थे, मुश्ताक अहमद राइट आर्म लेग स्पिनर जो कि गुगली भी करते थे या सकलैन मुश्ताक होते थे। मैं पिछले शो में भी यही कहा था कि हम गुगली मिस करते हैं, रिवर्स स्विंग मिस करते हैं, पेस बाउंस मिस करते हैं, लेकिन हमारे बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की, ऐसा नहीं है। खुरम शहजाद ऑफ कलर रहे, उन्होंने ऑन साइड पे 41 रन दिए टोटल और बहुत तेजी से रन उन्होंने किए। और 22 ओवर में हमने जब किए थे सुबह 22 ओवर 22 बाउंड्री लग चुकी थी, तो बाउंड्रीज बहुत ज्यादा लगी। शायद इंग्लैंड ज्यादा अटैकिंग मोड पे था, उसमें विकेट भी गिरी जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी सी फील्ड प्लेसिंग का इशू था। कैचेस की बात की आपने, कैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 इनिंग के कैचेस एक ही में छोड़ दिए उन्होंने। तो जहाँ पे इंग्लैंड को आउट हो जाना चाहिए था 170 पे, वो वहाँ 248 पे है। और सारा ब्लेम मैं तो फील्डिंग के ऊपर दूंगा कि बहुत मुश्किल कैचेस नहीं थे, चाहे वो शान मसूद के पास गया हो, चाहे वो इमाम उल हक या रिजवान के पास गया हो, इतने मुश्किल कैचेस नहीं थे। ये तो हाफ चांसेस तो नहीं थे, ये 75% कैचेस थे
तो ये होने चाहिए थे। अच्छा, यहाँ खुरम पे की हम किसको blame जगह करेंगे? चूंकि उनके फिटनेस के इश्यूज रहते हैं तो अवैध शामिल हो सकते थे, फिर उबैद को हम देख रहे मोमेंट भी थे, अच्छा था। मतलब उबैद को बिठाए जाने की काफ़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने फिर कल साबित किया 4 विकेटें लेके, मतलब कि वो कितने अब्बास की अब्बास की बात अब्बास कर की रहे हैं सॉरी आप। अब्बास की बात कर रहे हैं कि वो कितने नहीं, ज़रूरी हैं। अब्बास तो आउटस्टैंडिंग बॉलर रहा है, कल 900 विकेट्स लिए उनको मुबारक, और 900 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उनकी। और हमेशा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के एवरेज में सबसे कम एवरेज जो है वो अब्बास की है, 100 प्लस विकेट जिनकी हैं। तो ये तो इन कंडीशन के अच्छे बॉलर हैं, और वैसे भी इन्होंने अच्छी जगह जहाँ पे कंडीशन इनको सूट नहीं करती वहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग की है। ये तो प्रीमियर बॉलर हो गए, ये थी जुबानी प्रीमियर मतलब बॉलर नहीं रश भाई, है। ये भी तो आयरनी है ना, इतनी तारीफें हम अब्बास की कर रहे हैं, हर मैच में वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और देखा जाए तो 31 उनके सिर्फ टेस्ट मैचेस उनको मिले। मिले इतने। देखिए 2021 से या 22 से वो ड्रॉप हुए हैं, फिर लास्ट 25 के शुरू में या 24 के एंड में वापस आए, 3 साल 4 माह के बाद वो वापस आए टेस्ट क्रिकेट में। तो ये जो खेल रहे हैं, इन जो कप्तान रहे इनमें, इन्हीं में सारे कप्तान हैं, इन्हीं की गलतियां है ना कि इनको बाहर क्यों रखा। 3 साल बहुत होते हैं ऐसे बॉलर के लिए जिसका कैरियर ही लेट शुरू हुआ। 2016-17 में थोड़ा बहुत खेले थे, उसके बाद सही मानों में 2018-19 में खेले ये। तो अच्छा राशिद भाई, एक और चीज, एंड यू कैन एक्सप्लेन टू अस, ऑब्वियसली हम तो क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन कल हमें लग रहा था कि फॉर द पेस ऑफ द बॉलर्स रिजवान जो है वो विकेट से बहुत दूर खड़े थे। मतलब थ्रू आउट व्हेन वी वर वाचिंग ग्लिम्पसेस में, मैंने तो खैर थोड़ा बहुत मैच देखा, तो स्लिप भी पीछे थी। मतलब इजंट इट, वो उनको इतना एक्सपीरियंस है, खुद ही जज कर लें आगे आ जाए, या फिर स्किपर बताए उनको कि आगे आओ। मतलब ये कुछ अजीब सा लगा। एक मौके पे बोला भी था वैसे, बोला था? हाँ। विकेट कीपर आपकी स्लिप की फील्डिंग की टून सेट करता है। मैं अपने ही बता देता हूँ, मैं आगे खड़ा होता था हमेशा, चाहे जितनी तेज बॉल हो, एंगल को नैरो करना होता है फर्स्ट स्लिप के। तो आप जितना आगे जाएंगे आपके स्लिप का जो एंगल है वो नैरो हो जाता है, फर्स्ट स्लिप और 1.5 स्लिप का, 2 स्लिप तो दूर हो जाती है। तो जब आप खड़े होते हैं आगे, थोड़ा सा 5 स्टेप आगे खड़े होते हैं, तो आपका स्लिप कॉर्डन भी ऊपर आ जाता है उसी तरह से आप, क्योंकि विकेट कीपर को फॉलो करता है। फर्स्ट स्लिप थोड़ा सा पीछे होती है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी है वो आगे होती है विकेट कीपर से। लेकिन अगर विकेट कीपर रिजवान अगर पीछे खड़े हुए तो सब पीछे चले जाएंगे। जब शुरू में 2 घंटे बॉलिंग होगी इस पिच पे, जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट पिच है, यहाँ आगे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बॉल आगे गिरेगी। जब लंच के बाद या टी के बाद बॉल कैरी करती है, जिस तरह खुर्रम शहजाद की बॉल पे सलमान अली आगा ने ब्रिलियंट कैच किया, वो बॉल निकली है, तेज गई है, तो उसके बाद हाइट पकड़ी है उसमें। तो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बात दुरुस्त है, जो विकेट कीपर है वो आगे होना चाहिए पिच की मुनासबत से, कि अगर पिच यहाँ पे पेस है, बाउंस है, और बॉल अगर सही से पकड़नी है तो आप 5 कदम आगे होंगे तो स्लिप का भी एंगल नैरो हो जाएगा, बॉल नहीं निकलेगी बीच में, अनलेस के हाथ से लग के खुद ही ना छोड़ जाए। तो ये as a viewer when we are identifying these things and as an expert, मतलब हम तो हैं भी नहीं, और हमें नजर आ रहा था कि उनको जरा आगे होना चाहिए। देख नजर आना शुरू हो गया ना, तो फिर पता नहीं, आई वंडर व्हाट्स द 2 words or more for सलमान अली आगाज कैच। मतलब उनके कैच की जो तारीफें, और he just flew। मुझे याद है, मुझे एक चैंपियन ट्रॉफी में था या न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसे बहुत सारा कैच पकड़े हैं उन्होंने, कवर के रीजन में भी पकड़े हैं और स्लिप में भी। लेकिन कल का मैच, कल के जो कैच था आउटस्टैंडिंग, और वो कल मैच भी नहीं खेल रहे, स्लिप में आए, फील्डिंग की, और बस कमाल के कैचेस होते हैं जो लाइफ में आप देखते हैं, और उसके बाद सब कोई डिस्कस करता है। ये देखिए आज हम इस शो के अंदर सिर्फ एक मैच की नहीं, सलमान अली आगे कैच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ये इस साल का बेहतरीन कैच है पाकिस्तान के ने जितने भी कैचेस किए हैं, बेहतरीन कैच किया टेस्ट क्रिकेट में, certainly one of the best। अच्छा, अभी हम अब्बास की बात कर रहे थे ना, और हम बात कर रहे थे इस डिलेमा की कि उनको कितने साल बिठाए रखा और फिर अब मौका मिला। he was exceptional, he is super talented, वो अपनी यूटिलिटी साबित कर चुके हैं एक मरतबा फिर। तो फिर मेरे जहन में 2-3 और नाम आते हैं कि जो यंग हैं, तैयार हैं, जिन लड़कों को वैसे करियर छोटा भी होता है, मतलब हाँ, जिन लड़कों को मौका मिलना चाहिए। फास्ट बॉलर्स का करियर शॉर्ट भी होता है। अली रज़ा की बात आती है जहन में, आपने भी कल भी जिक्र किया था। फिर उबैद भी मुझे लगता है कि शायद तैयार हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि अब अली को पर्टिकुलरली इन मौक़ों पे इन्हें चांस मिलने जाने चाहिए। अब पहले मिल जाना चाहिए, हमने पहले भी यही बात की। अली रजा वो बॉलर है जो कि फर्स्ट क्लास भी खेला और पाकिस्तान अंडर-19 2 दफ़ा खेला, PSL खेल रहे हैं वो पेशावर ज़ल्मी से। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैंप से बाहर चले जाते हैं। वो एक नाम है जो कि
खेलना चाहिए। मैं इयन बिशप को भी पढ़ रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि वो हैरत है कि पाकिस्तान टीम में नहीं आ पाया। इस साल शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी रही, 42 विकेट लिए उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। तो और भी कुछ बॉलर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब तो दूसरे दिन का खेल है, अब हम मौसम की भी आपको पता है क्या सूरत है, मतलब वो इतना चैलेंज बना इंग्लैंड के बैटर्स के लिए, तो हम तो अपनी खैर मनाएं। आप तो क्या हम पहले आउट करें और फिर लीड भी लें? हाँ मतलब ये बड़ा टॉल ऑर्डर है। आउट करें जी, आउट तो तकरीबन हो गए हैं वैसे के अंदर, आउट होना चाहिए। अब मेन टास्क है जो हम वीक हैं सबसे ज्यादा, वो हमारी बैटिंग लाइनअप है। और जोफ्रा आर्चर है, एटकिंसन है, ऑली रॉबिन्सन है, ये ऐसे बॉलर हैं जो कि आगे पिच करेंगे। आपको आज बोलना थोड़ा सा पिच हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी। कल सॉफ्ट थी, पहला दिन था, आज शायद कैरी ज्यादा करे, बाउंस भी अच्छा तेज हो। तो इसीलिए ऐसी पिचेस के ऊपर बड़ी टीम जो होती है मोस्टली वो बैटिंग पहले करती है टेस्ट मैच, कि वो लास्ट इनिंग से बचती है, फोर्थ इनिंग से बचती है कि हमें 200 का टारगेट भी हो शायद मुश्किल हो जाए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप के साथ खेलना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट की तरह इस टेस्ट को भी टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलें, वनडे की तरह ना खेलें, जितना हो सके स्टे करें विकेट पे और लंबी पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये तो चैलेंज बन रहा है हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए, मतलब हम इनसे बाबर वगैरह से तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओपनर्स के लिए भी है, तो टॉप ऑर्डर के लिए भी है। अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर अजान अवैस पे ड्यू है, इमाम उलग पे ड्यू, सब पे ड्यू है ना। तो मेरे ख्याल से अच्छी पार्टनरशिप लगे, 40-40, 50-50 की पार्टनरशिप भी करते तो 300 तो जाते हैं एक अच्छी इनिंग से। जैसे पास में इंतजाम ने लॉर्ड पे 148 किए हुए, ऐसे ही नया बॉल होता है तो फिर सीम और स्विंग से हमारे ओपनर्स तो ऐसा लगता है हमें ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। जी चले जी, परेशानी तो करते हैं हमारी, बिल्कुल। राशिद भाई देखिए, कभी कभार आप कुछ नहीं कहते हो, फिर हम आपको देखते हैं और फिर हमें समझ आ जाती है, बट दिस इज हाउ इट इज। रिजवान का किरदार क्या होना चाहिए? आज तो कोई किरदार हो ही जाए। आज रिजवान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इस टेस्ट मैच में खेल के, और कीपिंग में नहीं कर पाए। वो हमेशा कीपिंग की वजह से खेल जाते थे कि कीपिंग अच्छी है, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि कीपिंग में भी इश्यूज आए, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ये यहाँ पे अगर रन करते तो दोबारा लाइफ मिलेगी इनको, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको अगले टेस्ट में खेलना। पाकिस्तान का जीतना और रिजवान का रन करना बहुत जरूरी है। विकेट कीपिंग की वजह से टेस्ट में पहचाना जाता है, लेकिन अब मौका मिला है कि रन्स करके ये दोबारा सर्वाइव कर सकते हैं। Of course, that's why we were pointing it out कि we want the team to actually do well and win. राशिद भाई, thank you so much, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम ये बताएंगे आपको कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में क्या हो रहा है। थोड़ा सा कुछ मामलात इधर उधर भी हो सकते हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास जो है वो आज होगा, जिस तरह आप बता रहे हैं। और सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद किया है। और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो है वो टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नामजदगी के बाद उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। वैसे नौजवान सियासतदान है, जाहिर है। कितने नौजवान लग रहे हैं आपको? वफाकी हुकूमत और पंजाब में, उम्र तो अभी चेक कर लेते हैं इनकी। वफाकी हुकूमत और पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम्स की तर्ज पर उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये नामजदगी गैर मुतवक्के और हैरान कुन भी है। और तो और ख़ुद मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अपने अंदर मुखालफत भी सामने आ रही है। सो यू नो इट इज़ नॉट ऑल वेल। सो बहुत सारी कयास आराइयाँ इस नामजदगी के बाद ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। आरिफ उर्फी हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको पता है गहरी नज़र है इनकी आज़ाद कश्मीर की सियासत पे। आरिफ, मुख्तसर बता दीजिए पहले तो कि बैरिस्टर इफ्तिखार एक्चुअली कौन है? पहले दिन से ही इनका नाम वज़ीर आज़म के लिए चल रहा था, लेकिन ही कुड नॉट विन अ सीट। अब मुस्लिम लीग नून ने कोई सरप्राइज़ दिया उसके बावजूद इनको सेलेक्ट करके, नॉमिनेट करके, या ये अंदाज़ा था सबको कि यही होंगे आखिर में? ऐसा है कि बैरिस्टर इफ्तिखार यहाँ का एक आज़ाद कश्मीर का बड़ा मुतमव्वल और कारोबारी ख़ानदान है। गिलानी ख़ानदान उससे ताल्लुक़ रखते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पढ़े लिखे आदमी हैं और सियासत में भी बहुत अरसे से हैं। 2011 में उन्होंने पहले ही मरतबा इंतखाब जीता और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी आज़ाद कश्मीर में, तो ये अपोजिशन में बैठे।
फिर 2016 में इन्होंने दोबारा इंतखाब जीता तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ पे बनी और उसमें ये वजीर तालीम रहे और उस दौरान उन्होंने बहुत अहम काम किए, बल्कि सबसे अहम काम हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने वजीर तालीम की हैसियत से यहाँ पे जो भर्तियों में, सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों में जो महकमा तालीम में हमेशा तनाज़ा रहा था, तो उसको उन्होंने थर्ड पार्टी सिलेक्शन के जरिए यानी NTS के जरिए जो है ना भर्ती का निज़ाम एक मुतारिफ किया और बहुत सराहा गया। और जहाँ तक ये बात है कि वो कोई सरप्राइज है, तो सरप्राइज शायद इस लिहाज से आप जरूर कह सकते हैं कि अभी वो अपनी जो सीट थी मुजफ्फराबाद में उससे वो कामयाब नहीं हो सके थे और उनको स्पेशल सीट जो है टेक्नोक्रेट की उस पे उनको असम्बली में लाया गया है। और उसकी वजह यह है कि वो एक तो बैरून ममालिक से पड़े हुए हैं, खुसूसी तौर पे इंग्लैंड में, बरतानिया में, जहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट स्टडी और साउथ ईस्ट एशिया का जो जी आरिफ ये भी बताइएगा, टाइम जरा कम है, ये बताइए कि नई हुकूमत बनने के बाद इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज आज़ाद जम्मू कश्मीर में है वो सिक्योरिटी हालात ठीक करने का होगा, तो इसमें तो कोई ऑब्वियसली शक नहीं है। इफ्तिखार गिलानी की शख्सियत और मुस्लिम लीग नून की हालिया पॉलिसीज देखते हुए क्या ये चांस है कि मुखालफिन से मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो खुल सके और या सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो सकती है? अच्छा, ऐसा है कि ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है ना, ये अंदरूनी निज़ाम की कुछ खराबियां हैं। यानी जब पब्लिक की बात जो है करने वाला कोई ना हो, जैसे गुज़श्ता असम्बली थी, उस असम्बली में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो लोग अपने मुतालबात के लिए निकले थे और उसको फिर बाद में मामलात को बिगाड़ दिया गया। और उसमें माजरत के साथ यहाँ जो कुछ तजियाकार और सियासी चीज़ों पर नजर रखने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है, उनका वो तस्लीम करना है कि शायद यहाँ पे हालात को बिगाड़ने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चंद बुज़ुर्ग जो पाकिस्तान में हैं, चंद रहनुमा, उनके बयान का बड़ा अमल दखल है, जिसमें खुसूसी तौर पे उन्होंने माजरीन की सीटों के हवाले से ये कहा था कि जब आप सीट आजाद कश्मीर से लेंगे तो आपकी 10वीं 11वीं सीट नहीं होगी, वो आपकी 12वीं 13वीं सीट होगी। जी आरिफ उर्फी, थैंक यू फॉर दैट। हम आप मिल के ना हम सारे पता करते हैं कि ईरान और US के ताल्लुकात और जो भी बातचीत है वो कहाँ तक पहुंची। हम साथ ही हैं आपके। अमेरिका और ईरान के बोर हो गए तो बोर ना हो, क्योंकि बड़ा अहम मसला है, प्रोलॉन्ग हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सबकी ये ख्वाहिश है और उम्मीद है कि बस अब हल हो ही जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान। क्योंकि देखिए दुनिया में जंगें चल रही होती हैं, यूक्रेन रशिया का भी मामला चल रहा है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों पे वो फ़र्क नहीं डाल रहा जो ये जंग डाल रही है, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं और जो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, इट इज़ अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। तो अमेरिका ईरान के दरमियान जो मामला है ना वो सुधारने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं और ये इस वक्त हो रहा है जब दोनों मुल्क बराह रास्त एक दूसरे के साथ बातचीत से इनकारी हैं, लेकिन फिर भी बातचीत बिहाइंड डोर्स चल रही है थ्रू अदर पार्टीज। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा मोहसिन रज़ाई का कहना है कि सालिसों ने हुर्मुज़ खोलने की शराइत मांगी हैं और फहरिस्त तैयार की जा रही है। शराइत में खित्ते में जंग का खात्मा भी शामिल है। हाल ही में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान के बाद एक बार फिर बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हुई है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न बिकॉज समबडी फ्राम आवर साइड हैज़ टू गो एंड ये बर्फ़ पिघलाने वाली जो बात हो रही है वो करना पड़ता है। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम कल ईरान पहुँचे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अपना हुर्मुज़ के रास्ते में आर्जी मुश्तरका बहरी कॉरिडोर के क़याम और अपना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के मुश्तरका मंसूबे के फ्रेमवर्क पर बातचीत की है। और इससे पहले ओमान और ईरान के दरमियान भी अपने हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक एक समझौते पर इत्तेफाक राय हो चुका है। और खित्ते के ममालिक की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन अमरीका की जानिब से ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों ने सफारती कोशिशों को कमज़ोर किया है। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कल वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरानी मईशत तबाही के दहाने पर है और इसको मज़ीद तबाह करने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान ऐसी पाबंदियों को खातिर में नहीं ला रहा। हालांकि ईरान से ऐसी खबरें आ रही हैं जो ईरानी आवाम के लिए काफ़ी परेशान कुन हैं। ईरानी करेंसी तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुँच गई है। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल से तजावुज़ कर गई है। ईरान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सालाना महंगाई की शरह 66% को छू रही है। दुनिया की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन जब तक अमरीका और ईरान दोनों नहीं चाहते
कोई सिफारती हल जो है चाहते। हाँ, मुत्तफिक जब तक नहीं करेंगे, यू वेरी राइट, खित्ते के हालात जो है ना वो गैर यकीनी ही रहेंगे। तो दिस इज जस्ट डज नॉट ओनली कंसर्न अमेरिका और ईरान, ये तो पूरी दुनिया और खित्ता तो डेफिनेटली है। डॉक्टर जफर नवाज जसपाल, वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, हमें ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर मिनास मजीद ने भी हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम पेशावर। डॉक्टर मिनास, लेडीज फर्स्ट, एंड फिर हम आपसे शुरू करते हैं। इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर मिनास साहबा हमें समझाएं, वे डज ईरान स्टैंड एट द मोमेंट? बिकॉज हम वे करते रहते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, किसने ये जंग जीती, मतलब जीतने वाली टर्म्स जो हैं वो भी यूज़ होती हैं। तो इन योर एक्सपीरियंस, और आप जो देख रही हैं, हु इज़ इन अ बेटर पोजीशन राइट नाउ? बहुत बहुत शुक्रिया हुमा। मैं समझती हूँ कि ईरान ने जिस तरह से इस जंग को सरवाइव किया है, तो ये मेरे ख्याल में कोई नहीं सोच सकता था कि ईरान भरपूर मुकाबला करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी करूँगी कि जिस तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं इस जंग को, और मुझे जो नज़र आ रहा है दोनों तरफ जो है, मैं कहूँगी कि कन्वर्जेंट डिप्लीशन है। देखें, ईरान की बात हम जब करते हैं तो वहाँ पे अब तेल के जो ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं, पेट्रोल पंप्स जो हैं उनके ऊपर कारों की कतारें लगी हुई हैं, और ईरान के जो ऑफिशियल ज़राए हैं, नायब सदर मोहम्मद जाफर ने खुद कहा है कि वो तेल भी दरामद नहीं कर सकते ये नेवल ब्लॉकेड की वजह से। अमेरिका को अगर देख लें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हम कोशिश नहीं कर रहे। ईरान जो है वो बातचीत के लिए बहुत ज़ोर दे रहा है। बातचीत हो भी रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। दोनों फरीकैन जो हैं थक चुके हैं। और मैं फिर अपनी थ्योरी जो है एसिमेट्रिक एग्जॉशन जो है, या एग्जॉशन एसिमेट्री या अदम तवाज़ुन थ्योरी जो है, मैं उसकी बात करूंगी कि जो 4 महाजों पे दोनों को शिकस्त, ये खासकर अगर हम लोग अवामी हमायत को देखते हैं, इसी तरह इदारा जाती साहब को देखते हैं, फिर माशी बर्दाश्त है और आखिर में इखलाकी हैसियत, तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों जो हैं थक चुके हैं। अब दोनों ने ये फैसला करना है कि जंग से ज़्यादा मफाहमत या जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम था वो उनके लिए बहुत मुफीद है, और जंग बहुत महंगी है। इतने राबते दोबारा हो रहे हैं। फील्ड मार्शल का दौरा हुआ, फिर कतरी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ, फिर ओमान से तो मुसलसल राब्ते में। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। डॉक्टर ज़फ़र आपसे जानेंगे, अब ऐसी सूरत हाल में जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों थक चुके हैं, और ज़ाहिर है उसके साइंस भी मिल रहे हैं क्योंकि चाह रही हैं दोनों पार्टियाँ के मुफाहमत के ज़रिए मामला कुछ हल की तरफ बढ़े। ये भी खबरें आती हैं कि ईरान प्रॉब्ली चाहे या ख्वाहिश होगी इंटरनली, या सोच रहा है कि नवंबर तक इस मामले को तूल दे दिया जाए ताकि सदर ट्रंप को उनके मिड टर्म इंतखाबात में डेंट पड़े। आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर अब उनकी भी एक मुआशी बर्दाश्त की भी हद होती है ना, उनकी भी वो हद अब ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि हमने अभी अपनी गुफ्तगू में बताया कि $1 के एवज़ क्या सूरत हाल है ईरानी करेंसी और महंगाई की। देखिए, शुरू से ये जंग मिस कैलकुलेशन पे बेस्ड थी। ईरानियंस की भी अजम्पशंस कुछ और थी और अमेरिकन की भी कुछ और थी, मगर जो पाकिस्तान ने मीडिएशन की और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, उस वक्त ईरानियंस की थिंकिंग और थी। वो तो इससे डिस्कस कर रहे थे और ना इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, वैसे ऑफिशियली कहते थे। और अमेरिकन उस वक्त उनको भी रियलाइजेशन हो गई। मगर इस चीज़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है, ईरान ने रेजिलियंस शो की, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रंप है उनको मिड टर्म इलेक्शन का एक खौफ है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मिड टर्म है और उन्होंने अगला जो इलेक्शन है 2 साल बाद जो उनको होगा जनरल इलेक्शन, उसमें वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कैंडिडेट नहीं है। लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो हम यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रेशर्स और ये वो, उनमें हम 2 चीजें और इग्नोर कर जाते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत बूस्ट मिला है,
और इस वक्त एक फॉरेन अफेयर्स की एक एनालिसिस आया जिसमें अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट इस वक्त करंटली वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। इस सिचुएशन में ये कहना या समझना कि जी के अमेरिका जो है वो थक चुका है या इकोनॉमिकली थक चुका है, नहीं, ये गलत होगा। रहेगी बात डायलॉग की, तो अमेरिका ने पहले दिन से भी और ईरान ने भी पहले दिन से डायलॉग से कभी भी नहीं दोनों ने शाये किया, मगर आपने अपनी टर्म्स वो स्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान की जो मीडिएशन है उसमें अगर आप देखें तो हमने उनकी कोई चीज़ ओपन नहीं होने दी, मगर बैक चैनल ये जो जिसको आप कहते हैं कि रिटोरिक ब्रिंक्समैनशिप के साथ साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी रही है। इस सिचुएशन में जिस वक्त हम देखते हैं तो हम ईरानियंस को एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में तो अंडरमाइन नहीं कर सकते जिसमें अमेरिका ने अपने हदफ अचीव नहीं कर सका, मगर इकोनॉमिक वॉरफेयर में जिसमें आप ब्लॉकेट कहते हैं और जिसपे ईरान सबसे बड़ा सफरर है, क्योंकि अमेरिका ने ये स्ट्रेटजी जब से यूज़ की है तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है और उसके साथ रीजन को भी नुकसान हो रहा है, जिसमें हम लोग भी परेशान है कि आम आदमी भी परेशान है, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो रियल पॉलिटिक में अपना इंटरेस्ट, अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखती हैं, उनके लिए बाकी सारे एक यूसेज वर्ड है, रिटोरिक होता है कि जी के मेल्टडाउन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कत्ल आम हो रहा है, उनके लिए ये जो सारा जिसको हम आप और मैं यहाँ पे एक एज ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड की टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ करते हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और ट्रंप पे तो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। लिहाजा जंग के बाद हमेशा हंगर, डिजीज, पॉवर्टी आती है, उसको अगर लीडरशिप सस्टेन कर जाए तो वो सरवाइव करती है। ईरान में वो मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा इस वक्त हमें ये कहना कि ईरान के अंदर बिल्कुल आपने शुरू में बताया डॉलर की रेशियो के मुताबिक, अब हमने देखना ये है कि इस इकोनॉमिक वॉर में चाइना, रशिया और बाकी कंट्रीज किस तरफ जाती हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो G20 के आगे समझ आ रही है उसके ऊपर सब चीजें क्लियर हो समझ नहीं वहाँ मिनिस्ट्रियल मीटिंग। जी डॉक्टर जफर, आपने जो पैरामीटर सामने रखे हैं, डेफिनेटली अमेरिका इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन बिकॉज सारा ब्रंट जो है इकोनॉमिक ब्रंट खास तौर पे वो तो ईरान पे ही है। अब जो सूरत हाल है, या फिर फॉर दैट मैटर आप यू आर अ स्टूडेंट ऑफ वॉर्स एंड हिस्ट्री, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हर जंग एट द एंड ऑफ द डे एक वॉर ऑफ ईगो बन जाती है, बिकॉज नोबडी, नन ऑफ द टू साइड्स, वन इज डेफिनेटली इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, द अदर इज नॉट, दे आर नॉट बैकिंग डाउन, दोनों साइड बैक डाउन नहीं कर रही। डॉक्टर साहब इसमें ऐड कर लीजिएगा कि अमेरिका के लिए क्या रेपुटेशन डेंट नहीं पड़ा कि वो अपनी मिलिट्री माइट से ईरान को नहीं सरेंडर करा सका? क्या उनको इसका फर्क भी पड़ता है कि नहीं? आप दोनों ने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि अगर हम देखें तो इस वक्त प्रैक्टिकली दोनों साइड्स हैं ना, वो अपनी जो रेटोरिक है या इगोइस्टिक स्टेटमेंट्स है उसके लगता है कि प्रिजनर्स बन के रह गए, कैदी बन के रह गए, क्योंकि दोनों ने सेल करना है अपने वोटर्स को। अमेरिकन्स ने इलेक्शंस में करना है, चाहे मिड टर्म हो या आगे जनरल इलेक्शन हो, और ईरानी लीडरशिप की तो लिस्टिमेसी यही है कि उन्होंने विक्ट्री की है। और मैंने पहले भी आज एक दफा आपके प्रोग्राम में किया कि ईरानी लीडरशिप फेल टू लीड देयर पीपल के उसमें फ्यूनरल में वो फिर वापस उनको निकलना पड़ा। दूसरी तरफ आपके बात दुरुस्त है कि इस जंग में एक चीज बड़ी क्लियर हुई है, जो एक हमारे नजर आता था ना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बिग वेपन्स, माइट, ये इस दफा हमें उस तरह इनका इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द वॉर चेंज, और इस जंग ने वो डेमोस्ट्रेट किया। इसीलिए अगर आप देखें ना, जिस वक्त हमने मीडिएशन देखी और अमेरिकन ने सीज फायर जो 8 अप्रैल को हुआ है एग्जीक्यूट फौरन किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये मजीद आगे हम नहीं चला सकेंगे, और फिर अमेरिका ने धमकी दी कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाएंगे, मगर उनको वो नहीं लेके गए। हाँ, अगर वो ले जाते तो वो स्ट्रेटजी में वो मिजरेबली फेल होते। आपने बिल्कुल कहा कि मैंने कि जी के उनकी एक मिलिट्री रेपुटेशन चेकमेट हुई है, मगर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं अमेरिका को, अब हम ग्रेट पावर जरूर समझते हैं, सुपर पावर के उसके ट्रेंड्स हैं, मगर उसका जो मिलिट्री माइट है ये हर जगह पे देखें, इराक में आए तबाही फैलाई, अफगानिस्तान में आए तबाही फैलाई, वियतनाम में गए तबाही फैलाई, मगर वहां पे जब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर डोमेन में वॉर एंटर करती है वो प्रोलॉन्ग होती है और फिर अमेरिकन को एक स्टेज पे निकलना पड़ता है। तो ये इस दफा उन्होंने ये किया कि तबाही तो फैलाई, मगर अपने ट्रुप्स फुट ऑन द ग्राउंड्स नहीं लेके गए,
और जब वो निकलने के लिए आया तो डायलॉग में डाल के उन्होंने इसको मजीद खित्ते को ब्लॉकेट में डाल दिया। अब वो आप आराम से कभी एक दिन कहते हैं कि हम खोल रहे हैं, दूसरे दिन कहते हैं हम आगे जा रहे हैं। तो उस चीज में अब जो ओनस है ये डिप्लोमेसी पे है। डॉक्टर मन्हास, ये बताइएगा अब व्हाट डू यू सी नेक्स्ट, क्योंकि माना कि जिस तरह डॉक्टर जफर भी हमें बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अगली प्रेसिडेंसी के लिए तो परहैप्स कोई चांस नहीं है, बट प्राइमरीज जो हैं वो सामने आ गए हैं नवंबर में, एंड ही डज वांट टू लीव अ लेगेसी एट द एंड ऑफ द डे। वो चाहते हैं कि वो ऐसी कोई बड़ी चीज़ करके जाएं जो जिससे उनका नाम जो है वो ऑलमोस्ट अमर हो जाए। अब उसमें उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये की कि ईरान को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। पिछली कितनी प्रेसिडेंसीज गई हैं, थ्रेट्स वगैरह जाते थे, उनको एंगेज करने की भी कोशिश की गई, बट ये फुल आउट वॉर नेतन्याहू ने उनको बड़ी अच्छी नेतन्याहू ट्राइड फॉर 10 years टू कन्विंस एनीबडी टू डू दैट, लेकिन ट्रंप उनके हाथ भी आ गए। तो इसमें आपको लगता है कि ट्रंप अपनी ये लिटरली उनका पर्सनल एजेंडा है, वो बाकी दुनिया इधर उधर जाए वो ये करके जरूर जाना चाहते हैं कि आई एम द वन हु पुट रेन्स ऑन ईरान? हुमा देखें, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत को अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है या डोमेस्टिक पॉलिसी है उससे हमें अलहदा नहीं कर सकते हैं। देखें, इलेक्शंस की बात आपने की, फिर हम ये भी कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप मतलब अगले इलेक्शंस के लिए, क्योंकि 2 टर्म्स ये गुजार चुके हैं तो कैंडिडेट होंगे। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अपना जो रेपुटेशन है और जो जनरल इलेक्शंस होंगे वो उसमें जीतना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है कि इस नवंबर में अगर डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी आती है तो वो इसको प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट का इरादा कर सकते हैं, नंबर 1। फिर दूसरे आप ये देखिए कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को हम देखते हैं तो ईरान के साथ जंग, इसकी मिलिट्री माइट का भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, ईरान की कमज़ोरियों का भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इज़राइल के साथ तो अलाए हैं, उनकी क्या ख्यालात हैं ईरान के साथ जंग में, वो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे इजराइल लॉबी की वजह से। लेकिन चीन को वो देखेंगे, क्योंकि चीन ने ईरान के खिलाफ जितने भी सैंक्शंस हैं अमेरिका के वो उसको मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। फिर रशिया को आप देखिए कि रशिया में अभी CIA के चीफ जाते हैं क्योंकि इनके पैट्रियट मिसाइल्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं, उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और उनको ख़तरा यही है कि नेटो के ममालिक को रशिया जो है वो अटैक कर सकता है, क्योंकि रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुकाबला या उसको इंटरसेप्ट करना पैट्रियट मिसाइल का वो है। सो यही वजह थी जो बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि अमेरिका के CIA के जो हेड हैं वो रशिया अचानक इसलिए पहुंचे थे कि रशिया को मना कर सके। दूसरे वो चाइना को भी इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं कि उनको मना कर सके। फिर गल्फ की तरफ आते हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको हम सिर्फ एक जाविये से नहीं देख सकते हैं, आपने हर एक उसको देखना है। अमेरिका देखें, अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस जो है वो अभी मेरे ख्याल में बहुत ही खतरे में है और अमेरिका इस वक्त बहुत अकेला है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात देख लें, वो मैक्सिको से रिलेटेड हो, क्यूबा से हो, मैक्सिको से हो या कनाडा से हो, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया पहले और बाकी जो नेटो के ममालिक थे। सो मुझे लगता है कि इस वक्त सारे ममालिक का प्रेशर यही है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि वो ये जंग ख़त्म करें। प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनल इमेज की बात मेरे ख्याल में सेकेंडरी हो जाती है जब अमेरिका की अपनी प्रेस्टीज की बात आती है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात आती है या रिपब्लिकन्स जिस तरह से की बात आती है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिन्हास एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़फर जसपाल। थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक और अहम खबर, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना कि अमेरिका में तारीख साज मुकदमे के बाद मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम
बच्चों के इस्तेमाल के लिए बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रहा है। मुकदमा दायर किया हुआ था, हर जाने का मुतालबा था। अब ऐसा लग रहा है कि बच्चों में सोशल मीडिया का एडिक्शन यानी लत की हद तक इस्तेमाल महदूद हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं है, आपको बताएं कि अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा उसने 48 अमरीकी रियासतों के साथ 18 अरब डॉलर के तस्फिये पर इत्तफाक भी कर लिया है और इसके साथ ही ये तारीख साज मुकदमा जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। ये रियासतें हैं जिन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ था और इससे कहीं ज्यादा रकम मांगी जा रही थी। 18 अरब पे इक्तफा हो गया है। अच्छा, टेक कंपनियां ये रकम जो है तमाम 48 रियासतों को अदा करेंगी। आपको पता है मेटा के नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम और इनफैक्ट व्हाट्सएप भी तो मेटा का ही है। इस तस्वीर का मतलब है कि टेक कंपनियां कानूनी जिम्मेदारियों के नए दौर का आगाज करेंगी और तस्वीर के तहत मेटा अपनी सर्विसेज यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम में बड़ी तब्दीलियां लाएगा, जिसमें 18 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल की हद 2 घंटे तक मुकर्रर करना भी शामिल। 2 घंटे मतलब अभी ना ही बिल्कुल बैन ही कर देते बच्चों के लिए। तो 18 साल से कम उम्र बैन तो नहीं आप चलें 18 से ना करें, 14 से तो कर ही सकते हैं आप। इसके अलावा स्कूल मोड और नाइट मोड मुतारिफ करवाया जाएगा। एज एन एक स्कूल मोड होगा जिसमें जिस तरह नाइट मोड होता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब वाला, इसी तरह एक स्कूल मोड होगा जिसके तहत कम उम्र सारिफिन के लिए मखसूस औकात में ऐप्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक रहेंगी। ये फैसला ऐसे वक्त में, ये वैसे दिस इज अ वेरी गुड अच्छा है, गुड है, ऐसे वक्त में हुआ है बड़े जब बाज़ ममालिक बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने के मुतालिक कवानीन ला चुके हैं और कई ममालिक इस पर गौर कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर ये टेक कंपनियां खुद ही ये जिम्मेदारी उठाती हैं तो हो सकता है ये बहुत बेहतर हो जाए ना, तो बाकियों के लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड सजेशन कि जो स्कूल टाइमिंग है उस मुल्क में रिस्पेक्टिवली, और अगर आपकी एज एन आपकी अपनी प्रोफाइल है। उसामा खिलजी ने हमें ज्वाइन की है, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। उसामा, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? अमेरिका में जब मेटा के खिलाफ ये मुकदमा शुरू हुआ तो लगता था कि इससे तब्दीली आएगी और अब बताया जा रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों और नौजवानों के लिए तब्दीलियां आने वाली हैं, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। उम्र की वेरिफिकेशन के नए निज़ाम के साथ रोज़ाना इस्तेमाल की हद मुकर्रर की जाएगी। आपकी नज़र में, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, आपकी नज़र में इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? जी, मेरे ख्याल से अगर वो इन बिल्ट ऐप की तरफ से जो है तब्दीलियां ला रहे हैं जिसमें 2 घंटे का लिमिट होगा दिन में 18 से कम उम्र बच्चों के लिए, और इसके अलावा रात के वक्त जो है नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, रात के वक्त वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे 12 से 6 बजे तक सुबह तक, तो ये एक अच्छा कदम है मेटा और फेसबुक की तरफ से। लेकिन इसकी जो सारा जो क्रेडिट है वो उन वालिदैन की तरफ जाता है और जिन्होंने जाके कोर्ट में अमेरिका में ये केसेस फाइल किए और मेटा को कहा कि आपका जो डिजाइन है अपने प्लेटफॉर्म का उसका असर बच्चों पे बहुत बुरा आ रहा है। आप हमें कोई 1.3 या 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स टोटल अमाउंट बनती थी कोई 26 स्टेट्स में केसेस के। तो फिर मेटा को उन्होंने फोर्स कर लिया, मेटा ने जो एक सेटलमेंट की और मेरे ख्याल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो दे रहे हैं एज अ सेटलमेंट। और इसमें ये भी है कि जो एल्गोरिदम जो चलता है आपके फीड पे उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं ताकि जिनको आप फॉलो करते हैं उन्हीं का मवाद जो है आपके न्यूज़ फीड में नजर आएगा। तो मेरी नज़र में ये एक इनकरेजिंग स्टेप है, खासकर अमेरिका में जहां अदरवाइज हम देखते हैं कि रेगुलेशन बहुत कम होती है। तो ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का और उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल के रेगुलेट करने के लिए एक सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। अच्छा उसामा साहब, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में जोलियां लाई जा रही हैं जो मुजव्वज़ा हैं वो अमेरिका के लिए ही होंगी अपेरेंटली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वैसे दुनिया तक इसका दायरा फैलना चाहिए, पर्टिकुलरली ये स्कूल मोड वाला और एक लिमिट टू यूज़ द ऐप। पाकिस्तान समेत जो बहस चल रही है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया मुकम्मल बंद कर दिया जाए, क्या उस हद तक हमें जाने की ज़रूरत रहेगी अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो? मेरी नज़र में बिल्कुल हरगिज़ नहीं, क्योंकि इसकी कुछ वजूहात है। सबसे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जो बच्चों का जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो ब्लॉक कर दें। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं इसको सर्कमवेंट करने के लिए। बच्चे अपने वालिदैन के अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे VPN इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके जो है अकाउंट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि बच्चों को आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं कर
करना चाहिए, क्योंकि दुनिया अभी इंटरनेट पर ही चल रही है और बहुत ज़्यादा सहूलियात, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। लेकिन इसको जो है रेगुलेट करने की इस तरह की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे उस पर ना स्पेंड करें। इसके अलावा जिस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं उसकी निगरानी हो, जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा रेगुलेटेड हो। और मेरे नज़र में जब ये इस डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म्स जा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है और सोशल मीडिया को बैन करने की मेरी नज़र में बिल्कुल ज़रूरत नहीं अभी। अच्छा, पाकिस्तान का एक और ही सिचुएशन होती है, मतलब दुनिया एक तरफ होती है, पाकिस्तान एक तरफ होता है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो यहाँ सोशल मीडिया इस्तेमाल का एक और पहलू शिद्दत पसंदी, इश्तियाल अंगेज़ी, मजहबी, जिनसी और दीगर नज़रियाती बुनियादों पर हरासानी की सूरत में भी बड़ा वाज़ेह है। मतलब ये हमारा तो इशू ही है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ दर्जनों इदारे और कानून भी बने हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने देखा है कि मसला हल तो नहीं हो रहा, तो क्या करें फिर? और मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, अल्लाह ना करे। मतलब लग हमें यही रहा है कि अब वहाँ जो भी कानून साजी हो जाए हमारे यहाँ ये चीज़ें चलेंगी। जी बिल्कुल, ये मसला पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में इसके मसाइल बहुत ज़्यादा है और इस पर जिम्मेदारी मेरी नज़र में सबसे पहले जो है वो प्लेटफॉर्म्स पर ही आयद है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, सारे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स, इनको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डालें अपनी कंटेंट मॉडरेशन पे। और ख़ास कल जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट मॉडरेशन होती हैं, तो जितने भी उनके पास एक्सपर्ट्स होंगे उर्दू लैंग्वेज के, जितना भी उनके पास ज़्यादा मॉडरेटर्स होंगे, जितना भी वो बेहतर करेंगे अपनी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स को, तो तब ही ये सारा जो ख़तरनाक मवाद सोशल मीडिया पे पाया जाता है इसको एड्रेस किया जा सकता है। और दूसरी सतह पे हुकूमत को भी इस पे जो है ज़्यादा ज़रूरत है प्लेटफॉर्म के साथ काम करे, जिधर प्लेटफॉर्म के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रहें। और मेरी नज़र में ये अभी चल ही रहा है, लेकिन इसका जो स्केल है वो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे आपको मालूम है अभी पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो इसी वजह से इसको रेगुलेट करने के जो एफर्ट्स हैं और कंटेंट मॉडरेशन के जो एफर्ट्स हैं उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया आपका उसामा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बड़ी सहूलत हो सकती है इससे बहुत। लेकिन पहले मैं बता दूं ना, बेचारे जिनके वालिदैन पेंशन वगैरह उन्होंने कलेक्ट करनी होती है, एवरी कपल ऑफ मंथ्स दे हैव टू गो एंड प्रूव दैट दे आर अलाइव। और ये उनको लिटरली बैंक या किसी इदारे में जाके ये प्रूव करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट खुद अपनी शक्ल के साथ मतलब दिखाना होता है कि जी हम जिंदा हैं और ये हमारी पेंशन है। तो और वो बड़ा ही POBI वाले हों या इस तरह दीगर जो भी इस तरह के लोग हैं, उन्हें फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं कि हाँ जी वी आर अलाइव एंड वेल। और उसमें अब फिंगरप्रिंट्स भी आपको पता है कि एक उम्र आ जाती है कि वो भी घिस जाते हैं। और बाज़ लोग इतने ज़ईफ हो जाते हैं कि वो होते तो हयात हैं लेकिन उनके लिए जाकर फिंगरप्रिंट्स देना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा ही है। सो नादरा ने अब पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के लिए इंतहाई आसानी कर दी है, मुफ्त सर्विस शुरू की है, वो भी घर बैठे। ये सहूलत अब पाक ID मोबाइल ऐप, नादरा रजिस्ट्रेशन मराकज़, यूनियन काउंसिल्स, ई सहूलत फ्रेंचाइजेस और नादरा की मोबाइल सर्विसेज के जरिए मुल्क भर में दस्तयाब होंगी। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं कि हाउ वुड दिस वर्क। सैयद शबाहत अली खान हमारे साथ मौजूद तर्जुमान है नादरा के, बहुत शुक्रिया शबाहत। बताइएगा प्लीज़ क्या किस तरह ये दिस इज़ अ वेरी थॉटफुल इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है एंड मच नीडेड। सो क्या क्या सहूलत कैसे मिल सकेगी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये समझ लीजिएगा कि जितने भी ऐसे अफराद हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनको पेंशन लेनी होती है, उनको हर 6 महीने बाद अपनी ज़िंदगी का सबूत देने के लिए बैंक में जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ मसला ज़्यादा बिगड़ तब जाता है जब जिसने जाना है पेंशन लेने के लिए वो बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड है या माजूर है या उसको कोई ऐसी कंडीशन है मुल्क से बाहर है जिसमें वो नहीं जा पाता। और मसाइल फिर ऐसे भी बढ़ जाते हैं कि बाज़ बुज़ुर्गों के हाथ जो है वो कांपते हैं, पैर कांपते हैं, वो नहीं जा पाते। तो यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन दिया है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप घर बैठे नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए पाक आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैंने तकरीबन सारी अपीयरेंसेस में बात की जो पहले आपके शो पे रही, उसके ज़रिए घर बैठे पेंशनर्स अब ये सहूलत जो है हासिल कर सकते हैं। और इसमें लुत्फ़ की बात यह है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने ये सहूलत अवेल करनी है उनको ये सहूलत अपनी मोबाइल ऐप से भी मिल सकती है, और अगर वो ख़ुद मोबाइल ऐप यूज़ नहीं करे
तो उनके बेटे बेटी मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए या वालदैन के अकाउंट से भी वो इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, बिकॉज बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो उनको ये ऐप वगैरह, बहुत ही कम लोग खुद अपनी ऐप इस्तेमाल कर सकेंगे, बच्चे ही करा सकेंगे। इन अ नटशेल ब्रीफली अगर आप बता सकें तो अगर ऐप पे वो चले गए फिर करना क्या है, मतलब हाउ आर यू स्टिल प्रूविंग दैट यू आर अलाइव? क्या खाना बनाया आपने? अगर जैसे मैंने अपने वालिद का करना है, हुमा अपनी वालदा का करना चाहती है और मैं करना चाहती भी हूँ। जी, वो ऐसा है कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट की ऑप्शन आ रही है। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो फिर मज़ीद 2 ऑप्शंस होंगी कि ये माई सेल्फ यानी पेंशनर बजाते खुद अपना अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई रिश्तेदार कर रहा है तो नीचे हमने लिख दिया है कि कौन से रिश्तेदार कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि माँ बाप कर सकते हैं पेंशनर के, उसके बच्चे कर सकते हैं, उसकी मिसेस कर सकती हैं, मिसेस के लिए उसके हस्बैंड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होनी है, चेहरे की वेरिफिकेशन होनी है, उंगलियों की वेरिफिकेशन होनी है, और उसके साथ ही ये जो मोबाइल सर्टिफिकेट है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। आप अपनी ऐप में इसको डाउनलोड कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, यानी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, ये 2 बुनियादी तौर पे वो अथॉरिटीज़ हैं जिनको हमने शुरू में इंगेज किया है इसके लिए। और इन 2 के साथ ही तकरीबन हम पहुंच गए हैं 31 लाख पेंशनर्स तक जिनको ये सहूलत मिलेगी। तो ये उनका सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली पेंशन देने वाले इदारे को चला जाएगा, यानी कि अब आपको बैंक जाके नहीं प्रूव करना, रियल टाइम में हो जो रहा आपकी होगा, पेंशन इशू करने वाला है उसको पता लगे। जैसे रियल टाइम में होता है ना, जैसे अगर किसी का ब्लॉक हो गया, वो कहते हैं जी इस तारीख से पहले अपना प्रूफ ऑफ लाइफ दे दें। आप कोई भी बुजुर्ग जाता है, कोई भी पेंशनर जाता है और अपना थंब इम्प्रेशन देता है और उसके बाद वो अपनी जो पेंशन की रकम है वो फ़ौरन निकलवा सकता है, ले सकता है। तो क्या ये जो ऐप के थ्रू सहूलत मिल रही है ये रियल टाइम में हो रही है, उसके फौरी बाद, 1 घंटे बाद, अगले घंटे या 24 घंटे, कितनी देर बाद जाके वो अपनी पेंशन निकलवा सकेगा इन केस कोई ग्लिच आया हुआ है तो, रुकी हुई है तो? अच्छा, आपने जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन में अपना प्रोसेस कंप्लीट किया वैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो गया। जैसे आप ईमेल करते हैं तो आपने बटन दबाया तो वो ईमेल वहाँ से चली गई, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो गई। तो जो पेंशन इशू करने वाली अथॉरिटी है उसके पास वो पहुँच गई है और उसने अब आपकी मुतल्लिका बैंक को बता देना है कि इस अकाउंट के अंदर इतनी रकम मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो शबात, डू वी हैव ऑल द मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो पेंशन देती हैं, दे आर ऑल ऑन बोर्ड? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली अगर वहाँ जा रही है, जैसे मिलिट्री है जी, उनके बेवाओं को पेंशन मिलनी है या जो भी सारा सीन है, सो दे आर ऑल ऑन बोर्ड। सारों को आपने इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया है या फिर दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन? हुमा, टू बिगिन विद हमने जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं यानी वफाकी हुकूमत के जो पेंशनर्स हैं उनको फेडरल एम्प्लॉइज और मिलिट्री अकाउंटेंट जो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, चाहे वो सूबों में पोस्टेड हैं या चाहे वो वफाक में पोस्टेड हैं, उनको रखा। और साथ में मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो पेंशनर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। ये पहला फेज़ है इसका। इसके साथ फिर जो पेंशन देने वाले इदारे हैं उनके साथ हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। हमने पाकिस्तान रेलवे से बातचीत शुरू कर दी है, हमने रेडियो पाकिस्तान से, और बहुत सी ऐसी ऑटोनमस बॉडीज हैं। साथ EOBI का एक बहुत बड़ा, तो हमने एक फैसिलिटी, EOBI एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो ये एक हमने, आप समझ लें कि एक सेटअप बना दिया है, एक सहूलत क्रिएट कर दी है। और अब जाहिर है ये महकमे अपने टाइम के साथ इसको चूज़ करेंगे और हमारी ख्वाहिश ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पाकिस्तान का एक ऐसा वाहिद सिस्टम बन जाए कि जो किसी भी किस्म का पेंशनर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का है या इवन प्राइवेट सेक्टर का है, तो वो इसी सहूलत से मुस्तफीद हो सके। अच्छा, अब चेहरे की तो तस्वीर होगी, कभी कभी तो हमारी तस्वीर का भी इशू बन जाता है, लेकिन वो जाहिर है वो कान नज़र आने चाहिए, बैकग्राउंड साफ होना चाहिए। फिर हाथों के फिंगरप्रिंट्स की भी तस्वीर होगी और फिंगरप्रिंट्स में बाज़-औक़ात इशू भी आता है। तो इसके ग्लिचेस ना आए, इसको कैसे मेक श्योर मतलब आपका सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रियली ओल्ड पीपल जिनके इश्यूज हैं, ये वाले हो सकते हैं और वो चेहरा बाज़-औक़ात स्टिल भी नहीं रख सकते। हाँ, ये भी है जी। अच्छा, हमने इसको डेवलप ही इस तरह से किया है कि जो 55 साल से ऊपर की उम्र के अफराद हैं, जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके चेहरे की तस्वीर पहले है इस प्रोसेस के अंदर और उंगलियों के निशानात बाद में हैं। ये तो पहली बात हो गई। तस्वीर की आपने बात की, मैं 4 मेजर चीज़ें बता दूं जिसकी वजह से पिक्चर में प्रॉब्लम आता है। पगड़ी, टोपी का इस्तेमाल, ऐनक का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, बैकग्राउंड का वाइट ना होना या यूनिफॉर्म ना होना, ये 4 मेजर रीजंस है जो हमारा डाटा में बताता है जिसकी वजह से लोग ये अवेल नहीं कर पाते या अपनी पिक्चर का प्रोसेस नहीं करवा पाते। ताहम हमने इस सहूलत की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं जिनकी तादाद हमने बढ़ाकर अब 8000 कर दी है, उन पर
नादरा के मुल्क भर में जितने मराकज़ हैं उन पर भी ये सहूलत मुयसर कर दी है। और साथ ही साथ जो यूनियन काउंसिल्स में नादरा के सेंटर्स हैं जिनकी तादाद अब 500 से बढ़ चुकी है, उन पर भी ये सहूलत दे दी है। सो ये सिर्फ पाक आईडी सेंट्रिक नहीं है, यानी पाक आईडी पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इन तमाम सहूलतों से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जिन शहरों में हमारे पास मोटरसाइकिल की सर्विस मौजूद है तो वहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट भी आकर यही मैं चाह रहा था कि बाज़ वाकई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं निकल सकते घर से और पाक आईडी नहीं हो रहा, तो आप कैसे ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि कोई घर आके तस्दीक कर ले? जिन शहरों में ये सहूलत हमारी मोटरसाइकिल की मैसर है वो बड़े शहर हैं, इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, इसमें लाहौर है, इसमें कराची है, लेकिन बाकी जो शहर हैं इन 3 बड़ों के अलावा वहाँ पे भी जो ऐसे अफराद हैं जो बेड बाउंड हैं उनके लिए हमारा मैन पैक एक सर्विस होती है। मैन पैक से मुराद है कि एक फ़र्द है जिसने नादरा का पूरा जो ऑपरेटर्स है वो अपने कंधे पे उठा रखा है, तो उसको आप रिक्वेस्ट करके बुला सकते हैं। तरीकाकार वही है कि मोबाइल फ़ोन उठाइए और मोबाइल फ़ोन से 1777 मिलाना है। 1777 पे बता देना है कि जी ये मरीज़ है, ये एड्रेस है, ये इशू है, ये प्रोसेस चाहिए, वो आपको घर पे आके प्रोसेस करके देंगे। अच्छा, ये भी बताइए कि जो हमारे पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो भी ऐप के थ्रू वहाँ बैठे हुए अपने मुल्कों में कर सकते हैं ये फैसिलिटीज़? पाक आईडी वर्क आउटसाइड द कंट्री? मतलब वो आते जाते रहते हैं पाकिस्तान में। हमने पाक आइडेंटिटी जब डेवलप की थी तो बुनियादी तौर पे ये मुल्क से बाहर रहने वाले शहरियों के लिए डेवलप की थी। पहले जब इसको हम फेज़ में पे थे तो हमने ये देखा था कि पाकिस्तान की चूँकि आबादी का एक बड़ा रीज़नेबल हिस्सा, यानी आप ये देखें कि 24.5 करोड़ या 25 करोड़ अफराद में से 1 करोड़ से ज़ायद मुल्क से बाहर हैं, तो हमने डेवलप उनके लिए किया था। लिहाजा वो तमाम सर्विसेज जो आप पाकिस्तान में नादरा के सेंटर से अवेल करते हैं वो मुल्क से बाहर रहने वाले अफराद, आपके पास तो फिर एक चॉइस है कि आप सेंटर चली जाएंगी, उनके पास पाक आइडेंटिटी बाय चॉइस है। ये वजह है कि हम पाक आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दफातर तक ना आना पड़े। इसी तरह से हम कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर जैसे जो शहर हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे जहाँ पर पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम रश इसी तरह से कम कर सकते हैं। तो येस, पाक आइडेंटिटी के ज़रिए मुल्क से बाहर रहने वाले भी ये सर्विस दैट इज़ डेफिनेटली एक्सीलेंट न्यूज़। और यहाँ जो हमें लोग देख रहे हैं और जो बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग ये मामला हो जाता है, ख़ासतौर पे अपने पेरेंट्स को इधर से उधर लेके जाना और फिर भी काम नहीं बन रहा होता, दे शुड, उनके लिए बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। दे शुड डू इट राइट नाउ, मतलब वो लिटरली अभी इसकी सर्विसेज जो हैं वो यूटिलाइज करें। शुक्रिया, थैंक यू। शबाहत अली खान, तर्जुमान नादरा हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो डाउनलोड, सबसे पहले तो पाक आईडी जो है ना उसको आप डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें और भी इतनी चीज़ें हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपना मेरा आईडी कार्ड ने रिन्यू होना था, आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर, और मैंने करवाया था। सो ये जो पेंशन वाला मामला है ये इसमें आप इस तरह कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इस तरह हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल ही कोई बेड रिटन है या नहीं कोई जा सकता तो फिर आपको घर बैठे भी सहूलत मिल सकती है। 177 डायल कीजिए, 177 डायल कीजिए और वहाँ पे अपना केस बयान कीजिए, अपना मसला बयान कीजिए, बताइए कि एक मरीज़ है जो नहीं ट्रैवल कर सकता, नहीं जा सकता किसी भी सेंटर पे और पाक आईडी के ज़रिए भी नहीं हो रहा, देन दे विल सेंड समबडी होम, तो आपके घर कोई नुमाइंदा भेज दिया जाएगा। भाई खेलों की दुनिया में पाकिस्तान का टैलेंट जगह जगह नजर आता है। ताज़ा मिसाल इसकी हमने मलेशिया में देखी, जहां हुई इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जहां तमाम फाइटर्स, खासतौर पर हमारी लड़कियों ने खूब कमाल दिखाया। एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, तो कौन है जो दोनों बहनें? सादिया फवाद एंड बुशरा फवाद, एंड दे आर बोथ विद अस। सादिया फवाद ने गोल्ड मेडल हासिल किया है ग्रुप पुमसे कैटेगरी में, और बुशरा ने इंडिविजुअल कैटेगरी में। वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस। हमें बड़ी खुशी होती है जब लड़कियां डू वेल, और खासतौर पे कुछ टाइक्वांडो टाइप, मतलब जिसमें थोड़ी सी एग्रेशन होना, बिकॉज अदरवाइज हमारी लड़कियां जरा डरती रहती हैं और उनको सिखाया भी ये जाता है कि खामोश रहो और ना बोलो, बट आई लाइक गर्ल्स लाइक यू। सो सादिया, इंटरेस्ट कैसे आया इस चीज़ में, टाइक्वांडो में? इंटरेस्ट ऐसा आया कि मेरे बाबा बेसिकली क्रिकेट के शौकीन थे, वो अंडर 14 खेलते थे, क्लब लेवल पे खेलते थे, तो जब वो किस्से बताते थे अपने तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुन के, और मुझे फिर शौक जागता था कोई स्पोर्ट करूँ मैं। तो फिर जब हम बड़े हुए तो हम लोगों ने बोला, हम अपने क्लब के बाहर से गुजर रहे थे तो हम लोग ने कहा कि हम यहाँ कराएं ताइक्वांडो, तो उसके बाद हमने वहाँ से एडमिशन लिया। मतलब आपने चुना भी काफ़ी टफ किस्म का ही स्पोर्ट, कुछ और भी छोटा मोटा कर सकते थे, टेबल टेनिस भी हो सकती थी, खेल कूद वाला गेम, बस खेल कूदते थे बचपन से हम लोग।
तो फिर और बुशरा ने क्या सादिया को देखते हुए आपने हमने join किया? एक साथ ज्वाइन किया है। अच्छा, साथ ही कर जी। दिया आपने। और कितने साल हो गए? 5 साल हो गए तकरीबन। तो बुशरा आप तो खुद 15 साल की हैं, तो 10 साल की उम्र में जी, आपने मैं तकरीबन 10 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। अच्छा, और आप यू वर आल्सो अ टीनेजर व्हेन यू जॉइंड, उसके बाद ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उसको लेकर यहाँ तक पहुँच जाना एक बड़ी बात होती है ना। मतलब आप प्रोफेशनल लेवल पे कंपटीशन खेल रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मतलब 2 दिन बाद यूजुअली हमारे बच्चों की बस भी हो जाती है अगर कोई चीज ज्वाइन करा भी रहे बोर भी हो जाते होते हैं ना। लेकिन आपका ये जर्नी इतना प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ा? कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे पहुंचे? कोचेस या फिर पेरेंट्स या कोचेस, पेरेंट्स एज वेल। मेरे बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि तुम लोग को ज्वाइन करा तो रहा हूँ, तुम लोगों ने छोड़ना नहीं है। तो आई वाज लाइक क्यों छोड़ूंगी मैं अपने शौक से आ रही हूँ। जब हमने ट्रेनिंग की तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत मुश्किल स्पोर्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बाबा बोलते थे जाओ ट्रेनिंग करो जाओ। तो इस तरह से फिर कोच भी हमारे बोलते थे नहीं करो, ट्रेनिंग करो। हमारे मरकज़ मार्शल आर्ट्स एकेडमी के हमारे कोच हैं। डिड यू स्टैंड आउट शुरू से ही? मतलब शुरू में 1-2-3 महीने के बाद कोच ने आपको क्या कहना शुरू कर दिया था कि हाँ आप कुछ अलग हो, मतलब यू लर्निंग क्विकली, या फिर क्योंकि ये स्किल है ना, किसी का बहुत ही शार्प होगा, किसी का इतना नहीं होगा, टाइम लगेगा। बिल्कुल। जब थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप ज्वाइन करो तो फौरन तो आप इतना वो नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर काम करना होता है, आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो हमने प्रूफ किया, फिर हमारे सर ने भी देखा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम मलेशिया गए। आपस में भी दोनों बहनें प्रैक्टिस करती हैं? जी, घर में भी हम प्रैक्टिस। बुशरा चोटें लगती हैं? जी, ये चोटें लगती हैं बहुत। तो अम्मी तो कहती होंगी कि किस खेल में पड़ गए जिसमें मुंह सुजा के आ रहे हो। हाँ, अम्मियों का और काम के अम्मियाँ तो यही कहेंगी। और दूसरा ये कि असल में बहनों की लड़ाई हो रही हो तो क्या जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो, क्या इसी में मार दें? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आप दोनों करती हैं ताइक्वांडो, लेकिन बाकी नहीं करते घर में, बाकी बहनें। सो आप दोनों का पलड़ा तो भारी रहता होगा। बुशरा आप डरते होंगे? बाकी नहीं, हम लोग तो डरते हैं। अमन से रहते हैं, अमन सुकून से रहते हैं, या फिर आप अपनी स्किल्स कभी-कभी दिखा देती हैं? कभी-कभी दिखानी पड़ती है। आई लव दिस। मतलब ये जो स्ट्रीक है ना, ये रहनी चाहिए। अच्छा सादिया, जल्दी से मुझे बताएं what's POMSE, ग्रुप POMSE? ये मतलब ये इट्स अ न्यू टर्म फॉर अस। POMSE इज बेसिकली इमेजिनरी फाइट। मतलब आप रिंग में एंटर हुए, आपके 10 पॉइंट्स होते हैं, आप वो गवाते रहते हो अपनी मिस्टेक्स करके। But the moves that you are doing is with there's no opponent there. No, there is no opponent. There are competitors. मतलब जैसे आपने परफॉर्म किया, उसके बाद कोई और आके परफॉर्म करेगा, उसके और आपके पॉइंट्स कितने होंगे, उस हिसाब से फिर फैसला किया जाएगा कि कौन फर्स्ट है। So one move which is followed by another move, वो उसी सीक्वेंस से, उसी रिदम में होता है जैसे फाइट चल रही है आपकी, या फिर आपके पास जो मूव्स हैं, जिस तरह बॉडी बिल्डिंग में आप पोजिंग करते हैं, सो आप सारे दिखाते हैं मूव सब? बिल्कुल सारे दिखाते हैं। और जैसे हमारे टाइगो और उसी फोर्स से दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट बैलेंस कोरियोग्राफ लग रहा है। क्योंकि अगर आपको कोरियोग्राफी होता है, जी काइंड ऑफ वही समझ लें आप। लेकिन बस ये होता है कि बहुत ज़्यादा पावर शो करनी होती है, बैलेंस इशू ना होना चाहिए, और ग्रुप POMSE में एक लेवल पे होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में चलना होता है उसमें। जैसे अच्छा, ग्रुप POMSE भी होता है? जी ग्रुप में। ठीक है, नई चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बेसिक चीज़ तो आपका कॉन्फिडेंस होता होगा कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन व्हाट यू आर डूइंग। बिल्कुल, आपको अपने आँख कान सब खुले रखना होता है। आपको मतलब आप देख नहीं सकते अपने ओपोनेंट, अपने जो आप जैसे ग्रुप में मैं कर रही थी, तो मेरे साथ जो मेरी टीममेट्स थी, मैं उनको देख नहीं सकती, बस मुझे उनके साथ करना है। अगर मैं एक पंच कर रही हूँ तो वो मेरे साथ, उनके साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो पूरे ग्रुप को फिर मेडल मिलता है? जी पूरे ग्रुप को मेडल मिलता है। और आपके कितना बड़ा ग्रुप होता है? 3 लोग का होता है। सो आप पहले से पूरा रिहर्स करके जाते हो? जी बिल्कुल। सो और आपके ओपोनेंट इंडिविजुअल कैटेगरी में क्या होता है? मेरे 14+ कंट्रीज थी ओपोनेंट्स, जिसमें मैंने 3rd पोजीशन ली है, जिसमें मैंने इंडिया को भी हराया, मलेशिया को भी, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी सारी कंट्रीज। सो इंडिया को हराने का, इंडिया से फाइट का ज़्यादा प्रेशर होता है, सही से बताना? इंडिया वाले प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब तो वो तो आपको खेल के पता लगा ना, आप जब लड़ने जा रही थी तो प्रेशर था कि इसको हराना है इंडिया को। हाँ, लेकिन वी आर प्रीटी गुड एट, अब तो मतलब पता है स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज में। मलेशिया को भी हराया। हराया। किसके प्लेयर से जरा टफ कंपटीशन? थाईलैंड के थे अच्छे। थाईलैंड के जो प्लेयर्स हैं, हाँ, वो तो काफी अच्छा। तो कितनी अब आपका कंपटीशन है, आप जा रहे हैं, कितना अरसा पहले आप प्रैक्टिस उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर देंगे? तैयारी तो सालों की लगती है,
क्योंकि आपको ट्रेनिंग में रहना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया ना तो आप मतलब एकदम प्रैक्टिस से हट जाते हो, आपसे किक्स वगैरह भी नहीं हो रही होती। नहीं तो अभी स्कूल से छुट्टियां हुई हैं और भी जिंदगी में काम है या आप लोग प्रैक्टिस ही करते रहते हैं? मतलब कुछ तो अपने आप को स्केड्यूल बनाया होगा ना? स्कूल के साथ मैनेज करना होता है। आप बस अपने दिन का 3 घंटे निकाल दो ट्रेनिंग के लिए। 3 घंटे? जी। How do you manage your studies? It's very difficult to manage, लेकिन फिर हो जाता है। कभी-कभी एग्जाम्स की वजह से ब्रेक भी ले लेती हूँ। मैट्रिक के वक्त में पढ़ाई का बोझ भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। चलें आप तो ज़ाहिर है बड़ी क्लासों में पहुँच गए, यूनिवर्सिटी में भी अगर सपोर्ट ना मिले ना तो बहुत मुश्किल होता है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, BScs कर रही हूँ, तो मेरे ना कुछ पेपर्स का इशू था तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन। बिकॉज यू आर आल्सो विनर्स ना, आपको ऑब्वियसली दे विल, उन्हीं का नाम बड़ा अच्छा होगा, आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डाइट वगैरह में भी आप लोगों को खाने के लिए भी मुतात रहना होता है कि क्या इंटेक है आपका, क्या ज़्यादा ना पड़े या कम नहीं नहीं वजन का इतना नहीं होता, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो, प्रोटीन होना चाहिए, हम लोग की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी ज़्यादा होती है तो स्ट्रेंथ के लिए होता है डाइट भी ऐसी लेनी पड़ती है, सब कुछ खाओ, बस आप सब कुछ खाओ, और अगर आप वीक हो तो आपको तो फिर सब कुछ ही अलाउ है खाना, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। बहुत बेस्ट ही हो गया ये तो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टाइकोंडो, मतलब इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ खाना अलाउ है। ऑफ कोर्स, क्योंकि कितने स्पोर्ट्स पर्संस हमारे पास आते हैं, कितनी कंट्रोल डाइट होती है कि एक आउंस ना उनका बढ़े तो पता नहीं क्या क्या, और मैं बड़ी घबरा जाती हूँ इस चीज़ में, तो ये तो बेस्ट ही है। और पुमजे में तो वैसे किसी को चोट भी नहीं लगनी है, आप वो करें, बहुत आला है, खुद को भी ना लगे और किसी को भी ना लगे, बेस्ट हो गया जी। बहुत मुबारक हो लड़कियों, सादिया एंड बुशरा, फवाद, एंड स्पेशली टू योर पेरेंट्स एज वेल कि दोनों बेटियां जो हैं ये मेडलिस्ट हैं, सो दैट इज पर्टिकुलरली बच्चों के मामले में वालिद की अगर सपोर्ट होना तो बच्चे हमारी बहुत आगे जाती हैं। कितनी बार हमने अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। सो हम क्या करेंगे, हम आपसे इजाजत लेंगे और मंडे को मिलेंगे। मंडे को। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।